हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम इन माय चैनल मिस्ट्री केमिस्ट्री क्लब। आज आपको जैसा कि पता होगा कि जेईई मेंस का पहला डे था। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया हमें, जिसमें बताया कि सर इनऑर्गेनिक सेक्शन में जो भी आपने क्रैश कोर्स में कराया था उसका भाई देखो 100% तो है नहीं, क्योंकि पेपर तो मैंने बनाया नहीं था, लेकिन उनका जहाँ तक मानना था कि सर 60% के आसपास हम लोगों ने कवर कर लिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू दैट कि आप लोगों ने ऐसा किया, और इसी तरह से मैं करता रहूँगा। तो बच्चों ने बोला कि सर ऑर्गेनिक का भी एक बना दीजिए, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। मैं डेफिनेटली ऑर्गेनिक का आज या कल में डाल दूंगा, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर, यानी हमारी मूवी का नाम क्लास 12, यू नो दैट, सबशेल बैच, ये भी आप जानते हो। आधार @6, यानी इस पर्टिकुलर चैनल या इस पर्टिकुलर मूवी का ये जो है वेब सीरीज का आधार नंबर 6 यानी एपिसोड नंबर 6 आज हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। 5 एपिसोड तक क्या हुआ? 5 एपिसोड तक ये हुआ कि हम लोगों ने क्रिस्टल को समझा। पहले तो सॉलिड स्टेट में सॉलिड को समझा, सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, क्रिस्टल एंड अमरफस, उनको समझा। फिर क्रिस्टल एंड अमरफस में पढ़ना किसको है वो समझा। फिर क्रिस्टल अमरफस में स्टडी कैसे की गई वो समझा। उसके बाद फिर क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज और अमरफस की प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट किया। उसके बाद फिर क्रिस्टल को स्टडी करने का स्टार्टिंग, मतलब क्रिस्टल कैसे स्टार्ट होता है, जिसमें यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, लैटिस स्पेस, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई 2 एपिसोड्स में। तीसरे एपिसोड में आपको मैंने ये बताया कि अगर हम यूनिट सेल को मिक्स करके क्रिस्टल बनाते हैं तो आखिर वो कितने तरह के यूनिट सेल्स हो सकते हैं, यूनिट सेल के टाइप्स कितने हो सकते हैं, कितने तरह के यूनिट सेल अभी तक मिले, उनका शॉर्ट ट्रिक, एवरीथिंग, उसको लर्न करने का तरीका, इंटरफेशियल एंगल, एज लेंथ, ये सब बताया मैंने एपिसोड नंबर 3 में। फिर एपिसोड नंबर 4 में मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग यूनिट सेल्स के बारे में जान जाते हैं तो क्वेश्चन है कि जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमारे पास आए हुए हैं उनके बारे में जानें, क्योंकि जब तक हम यूनिट सेल के बारे में प्रॉपर लेवल पर नहीं जानेंगे क्रिस्टल के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। सो एपिसोड नंबर 4 में हम लोगों ने पूरा यूनिट सेल को समझा, ठीक है, चाहे वो SCC हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो, चाहे ECC हो, और ये भी समझा कि ECC को हम सिलेबस के अंदर क्यों नहीं रखते। ओके, नाउ द एपिसोड नंबर 5। एपिसोड नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई वॉइड्स कैसे निकालते हैं, वॉइड्स का क्या होता है, वॉइड्स कैसे बच जाते हैं, वॉइड्स का क्या कॉन्सेप्शन है, फिर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलता है, रेडियस ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसके बाद वॉइड्स के कितने टाइप्स होते हैं, वॉइड्स का लोकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कितने कितने तरीके से हो सकता है, पूरा उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड रेडियस रेशियो, जिसके दम पर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कैटायंस और एनायंस के रेडियस का जो रेशियो होगा, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो रेंज आता है, लिमिटिंग रेंज से लेकर मैक्सिमम रेंज, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं या उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने एपिसोड नंबर 5 में देखा, यानी कुल मिला के 5वें एपिसोड तक हम ये समझ चुके हैं कि क्रिस्टल जो है यूनिट सेल से बनता है और यूनिट सेल्स के क्या वेरिएशंस हो सकते हैं जिसके दम पर हम क्रिस्टल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने अभी तक समझा। अब एपिसोड नंबर 6, जब हम यूनिट सेल भी समझ चुके हैं, क्रिस्टल भी समझ चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल भी समझ चुके हैं, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये होते कितनी तरह के हैं, उनके अलग अलग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सो देखो बेटा, आज में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, डन। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल्स के टाइप्स को हमने क्या किया है ना, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट हम लोग लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग के बेसिस पर मान लो कि भाई ऐसा है, हमने बता रखा है ना आपको कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आयंस भी बना सकते हैं, एटम भी बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं। तो जब वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनके बॉन्डिंग के तरीके भी अलग अलग होंगे, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि भाई आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, मेटालिक बॉन्ड भी होता है, वान डेर वाल बॉन्ड होता है। तो इतने तरह के बॉन्ड होंगे, तो ऑब्वियसली अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम, मॉलिक्यूल और आयंस अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो अलग अलग तरह के बॉन्ड बनाएंगे, तो क्रिस्टल भी अलग अलग तरह की होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग हम पहले क्रिस्टल को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंड थिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयंस लोकेशन, ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस लोकेशंस। अब आयंस लोकेशन के बेसिस पर अगर हम क्रिस्टल को क्लासीफाई करने जा रहे हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि ये केवल और केवल आयनिक क्रिस्टल के लिए बात करेगा और किसी के लिए नहीं करेगा। ये तो तुम समझ ही गए होगे कि आयनिक बॉन्ड केवल आयंस ही बना सकते हैं, तो इसलिए सर के अकॉर्डिंग आयंस के लोकेशन पे अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर टाइप्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बॉन्डिंग के बेसिस पर, फिर आयंस के लोकेशंस के बेसिस पर, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। अरेंजमेंट के बेसिस पर
मतलब अगर हम एटम्स को अगर आपस में अरेंज करते हैं तो हमने सुना है कि भाई क्यूबिकल बन जाता है या हेक्सागोनल बन जाता है या टेट्रागोनल ट्राइगोनल बन जाता है या रोम्बोहेड्रल या ऑर्थोरोम्बिक बन जाता है। तो उस अरेंजमेंट को कैसे डिस्कस करें? अब प्रॉब्लम है कि हम सारे अरेंजमेंट यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सिलेबस ने हमको बांध रखा है। हमारे सिलेबस ने कहा है कि भाई क्यूबिकल क्रिस्टल ही तुम्हारे सिलेबस में है और थोड़ा सा अगर अच्छा एडवांस में जाते हो तो एससीपी यानी हेक्सागोनल तुम्हारे सिलेबस में है। तो यहाँ पर बेटा हम डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल और क्यूबिकल के पूरे अरेंजमेंट पैटर्न्स को, ठीक है, जो कि कंप्लीटली 3D में होने वाला है। 3D में कुछ दिखाऊंगा नहीं, इसी 2D बोर्ड में ही मैं आपको 3D बना के दिखाऊंगा, ठीक है, जैसा कि अभी तक मैं करता आ रहा हूं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्रिस्टल बना लिया है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी लेते हो कि क्रिस्टल में डिफेक्ट्स नहीं आते? ऑब्वियसली सर आते हैं सर। इंसान जब डिफेक्टिव हो जाता है तो क्रिस्टल क्या है? तो क्रिस्टल में भी डिफेक्ट्स आते होंगे। डिफेक्ट्स कैसे आते होंगे सर? कोई एटम कहीं से लूज हो गया, आयंस कहीं से लूज हो गया, अट्रैक्शन कहीं से लूज हो गया, न्यूट्रल, पहले नॉर्मल क्रिस्टल न्यूट्रल होता है नहीं क्रिस्टल, लेकिन सर मान लीजिए न्यूट्रलिटी के इधर उधर डिस्टर्ब हो गया तो बहुत तरह के डिफेक्ट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट द क्रिस्टल डिस्कस ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिक एंड कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। फिर लास्ट में हम क्रिस्टल को डिस्कस किसमें कर देंगे बताओ? उसके मैग्नेटिक और कंडक्टिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मैग्नेटिक और कंडक्टिव का मतलब हो गया कि भाई कितने तरह के क्रिस्टल कौन कौन से मैग्नेट हो सकते हैं और कितने तरह की कंडक्टिविटी उसमें आ सकती है, यानी क्रिस्टल को हम उसके कंडक्टिविटी और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे डिस्कस कर देंगे। सो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के ऑब्जर्वेशन जो हमें आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि हम लोग क्रिस्टल को समझ चुके हैं, क्रिस्टल को बना चुके हैं, क्रिस्टल का हर एक नॉलेज रखते हैं डेप्थ लेवल पे। अब केवल उनके टाइप्स को डिस्कस करना है। तो क्रिस्टल को समझने के बाद जब उनके टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे ना, तो ओवरऑल चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त। तो ये आपका एपिसोड नंबर जो 6 है ना, ये सेकंड लास्ट एपिसोड है सॉलिड स्टेट का। इसके बाद लास्ट एपिसोड आएगा 7, यानी ये पूरा वेब सीरीज जो है 7 एपिसोड का था, ठीक है। सो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो आज हम पूरा टाइम लेंगे, वो डिस्कस करने में लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द आयंस लोकेशंस, ठीक है। ये 2 पार्ट हमारा आज के एपिसोड में कवर होगा बेटा, बाकी जो 3 पार्ट होगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कवर होगा। व्हाई? बिकॉज कि ये दोनों पार्ट काफी अच्छे, काफी बड़े टॉपिक्स माने जाते हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल दिस थिंग्स। सो सबसे पहले डिस्कस किसमें करेंगे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो सबसे पहला क्रिस्टल का हम लोग इसको केस बना लेंगे, ठीक है ना। तो केस 1 केस 2 करके ऐसे टोटल क्लासिफिकेशन जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग। तो चलो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं केस 1। ये पहला केस आ रहा है जिस पे हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो किस पे बेटा केस 1 पहले क्या है सर? ये है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस जब बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्डिंग के बेसिस पे क्रिस्टल के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सर बॉन्डिंग होती कितनी तरह की है? चलो आप लोग मुझे बताओ बॉन्डिंग कितनी तरह की होती है? तो आप लोग बोलोगे सर आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, यही तो बोलोगे। एक्चुअल में बॉन्डिंग हमारे पास अगर देखा जाए प्रॉपर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स एग्जीक्यूट करते हैं रियलिटी में, वो टोटल बॉन्डिंग्स हमारे पास है बेटा, या तो आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या तो कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं होती है, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट इज अ टेम्पररी बॉन्ड, ठीक है। टेम्पररी बॉन्ड तो समझ रहे हो? जैसे मान लो कि तुम मोहल्ले में तुम थे, तुम्हारे पास साइकिल नहीं, तो तुमने बगल वाले पड़ोसी से साइकिल मांगी, भाई तुम्हें कुछ काम था, अचानक से मांग लिया तुमने साइकिल, तो तुमको साइकिल दे रहा है क्योंकि उसके पास भी उस साइकिल का कोई काम नहीं, इसलिए उसने आपको दे दिया। तो अब उस बंदे ने आपको साइकिल दिया और आपने उसका यूज किया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि यूज करने के बाद लौटाओगे नहीं, लौटाना पड़ेगा ना। इट इज अ टाइप ऑफ द टेम्पररी लिंकेज विच इज डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग टेम्पररी बॉन्ड है, लेकिन इसको हम लोगों ने पूरी तरह से जस्टिफाई कर रखा है कि कोऑर्डिनेट नाम की कोई चीज नहीं। इसके अलावा हम लोग एक्सटेंडेड वैलेंसी यानी सिडविक का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन वो बड़ा केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। डेफिनेटली अब जाके 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक को जरूर देखिएगा, ठीक है, जब मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है ना। अभी हमारे चैनल को बनाए हुए मुश्किल से 1 महीने भी नहीं हुए हैं और आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता जा रहा है, तो इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें, बस और कुछ नहीं। ओके बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा जो बॉन्ड हमारे पास है जिसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं वो है मेटालिक बॉन्ड, ठीक है बेटा। मेटालिक बॉन्ड से समझ में आ रहा होगा कि मेटल्स के बीच में बनने वाला चीज है ये। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड वैन डर वाल बॉन्ड, ठीक है।
अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि भाई कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं ना, तो इन 4 बॉन्ड के अलावा 5वें बॉन्ड का नाम आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि 4 ही बॉन्ड ही होते हैं, 5वां कोई बॉन्ड होता भी नहीं है। डन। ओके, एंड द वैन डर वाल्स बॉन्ड जो होता है ना, उसके भी 3 क्लासिफिकेशन है भाई साहब, ठीक है। इसके भी 3 क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें पहला है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग। दूसरा बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्डिंग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्डिंग, ठीक है। डाइपोल डाइपोल, फिर बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड द लास्ट वन इज लंदन फोर्स। लंदन फोर्स, इसी को बेटा कहा जाता है डिस्पर्शन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं बेटा? डिस्पर्शन बॉन्ड। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। सो लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स या डिस्पर्शन बॉन्ड, लंदन बॉन्ड इसलिए कि जगह के नाम से नहीं, एक्चुअली एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर फ्रिज लंदन, उन्होंने इस पर्टिकुलर बॉन्डिंग को डिफाइन किया था, इसलिए उनके नाम से इनको लंदन फोर्स कहा जाता है। तो लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या डाइपोल डाइपोल, ठीक है। यानी 2 डाइपोल के बीच में बनेगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल और एक दूसरा इंड्यूस्ड हो जाएगा उसकी वजह से, यानी डाइपोल दूसरे किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम को अपने जैसा इंड्यूस कर देगा, डाइपोल बना देगा, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड द लंदन और डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब बेटा स्प्रेड करना होता है, चार्ज का स्प्रेड करना, तो ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में चार्ज का स्प्रेडेशन की वजह से ये बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। सो वैन डर वाल्स फोर्स बेटा 3 हो गए। अब एक बात बताओ, अगर इतने तरह के बॉन्ड हैं तो दुनिया का कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन जब बॉन्ड बनाएगा तो इन्हीं में से किसी एक को बनाएगा ना। तो बेटा आप समझ में आ गया होगा कि अगर हम क्रिस्टल को क्लासीफाई कर रहे हो द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, तो मेरे पास कितने क्रिस्टल्स हो गए बेटा? इतने क्रिस्टल्स हो गए। डन। तो बेटा बताओ आयनिक क्रिस्टल को क्या बोलो, आयनिक बॉन्ड बनाने वाले क्रिस्टल को क्या बोलोगे? आयोनिक क्रिस्टल बोलेंगे सर, सिंपल है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले को क्या बोलोगे सर? कोवेलेंट क्रिस्टल बोलेंगे सर। कितना मजा आ रहा है? आ रहा है? बॉन्ड से पता चल गया, टाई से पता चल गया। अब कोवेलेंट क्रिस्टल को ना कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको नेटवर्किंग क्रिस्टल भी बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेगा बेटा? नेटवर्किंग क्रिस्टल। क्यों बोलेगा? आई विल एक्सप्लेन यू, वेट करो थोड़ा सा, पेशेंस। मेटालिक बॉन्ड बनाने वाले को बेटा कौन सा क्रिस्टल बोलेंगे? मेटालिक क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है ना। और बेटा वैन डर वाल्स फोर्स बनाने वाले को वैन डर वाल्स क्रिस्टल बोलेंगे। तो इसमें भी 3 टाइप है ना, तो ये वाला कौन सा क्रिस्टल हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल। तो इसको सीधे मैं लिख दूं यहां पर, चलेगा ना? वैन डर वाल्स क्रिस्टल। तो वैन डर वाल्स क्रिस्टल को कहा जाता है एक्चुअली में मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है बेटा। ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के नाम से फेमस है। इसको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये बात फैक्ट है कि आपको पता होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, 0 ग्रुप के मेंबर का एटॉमिक साइज सबसे, एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो 0 ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो वैन डर वाल्स बॉन्ड बनाते हैं। और वैन डर वाल्स बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एटम्स और आयंस के बीच में नहीं बनता, मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। और मॉलिक्यूल ऑलरेडी एटम्स और आयंस से काफी बड़ी चीज होती है। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, तो मॉलिक्यूल काफी बड़ा है ऑटोमेटिकली, तो बॉन्ड लेंथ भी काफी उसका बड़ा ही होगा। दिस इज द रीजन कि 0 ग्रुप के एलिमेंट सबसे बड़े साइज के माने जाते हैं। तो मॉलिक्यूल अगर बना रहे बेटा तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो गया। तो ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ काफी बड़ा होता है, वैन डर वाल्स बॉन्ड, इसीलिए इसको वीक वैन डर वाल्स फोर्स भी कहा जाता है। तो वीक बनाएंगे जिसका मतलब इसके जो तीनों टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स होंगे सारे के सारे वीक होंगे, ठीक है। सो नाउ वी हैव द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल वेयर द आयोनिक बॉन्ड विल फॉर्म, covalent or networking crystal where the covalent bond will form, metallic crystal where the metallic bond will form, and the molecular crystal where the molecular bond will form, that is known as van der Waals bonding. And that van der Waals bonding can be classified by 3 ways: dipole dipole, dipole induced dipole, and dispersion or London force. So we have 3 different types of the crystal: dipole dipole crystal, dipole induced dipole crystal, and dispersion crystal. Okay, so on the basis of the bonding we can easily classify the whole amount of crystals. Done. लेकिन एक सबसे अच्छी चीज पता है कि हमारे सिलेबस में ना केवल इसको ज्यादा फोकस किया गया है, ओनली आयनिक क्रिस्टल। तो देखिएगा आप ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? आयनिक क्रिस्टल्स के मिलेंगे। इनके क्यों नहीं मिलते सर? क्योंकि बहुत ज्यादा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो उनको पहले 3D में अपना डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ये काफी टिपिकल प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से हम इनको डिफाइन नहीं कर पाते न्यूमेरिकली। बाकी एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। चलिए अब 1 by 1 इनको क्या करते हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग बेटा वही अप्लाई किया मैंने, कुछ नया नहीं किया आपको लिए। तो आपको बड़ा आसान हो गया कि जितने तरह के बॉन्ड होते हैं इतने तरह के क्रिस्टल, सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर इसमें सबसे पहले बॉन्ड्स की जो बात की जा रही है बेटा, सबसे पहला बॉन्ड हमारा कौन सा है बताओ? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे A नंबर आयोनिक क्रिस्टल।
ठीक है, तो भैया ऐसा है, बनाएगा कौन, तो मेडअप ऑफ आयंस, मेडअप ऑफ आयंस। ठीक है बेटा, यानी किससे बने होंगे, आयन से बने होंगे। सर सिंपल आयन ही के तो आयन से ही बनेंगे। और बेटा आयंस कितने तरह के होते हैं तो ये बताने की जरूरत है क्या, एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। ठीक है बेटा, और आपको पता होगा कि केटायन यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो केटायंस कौन बनाते हैं बेटा, मेटल्स बनाते हैं। और बेटा एनायंस कौन बनाते हैं बेटा, नॉन मेटल्स बनाते हैं। इसका मतलब ये क्रिस्टल जो होगा बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड भी इन्हीं दोनों के बीच में बनता है। ओके सर, क्लियर। तो ये क्रिस्टल बनता किसका है, डन सर। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, तो बात करते हैं बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट बताओ, हाई होगा कि लो होगा, ऑब्वियसली सर हाई होगा, क्योंकि बेटा इनमें दो आयंस है तो दोनों अपोजिट आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो काफी पावरफुल होता है, तो ऐसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली हाई हो जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली हाई क्या, मैं ये लिख देता हूं फेयरली हाई। ठीक है बेटा, फेयरली मतलब काफी लेवल पर। ठीक है, अच्छा सर ये भी हो गया। इसके बाद इसमें और क्या पूछेगा तो बताओ, ये कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, यस सर ये कंडक्टर होगा, कंडक्टर एट मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन और एक्वस स्टेट बेटा, है ना, क्योंकि जो भी आयनिक बॉन्ड होता है वो तो भाई सॉलिड फॉर्म में बनाओगे तो ऑब्वियसली सॉलिडिफाइड रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी पावरफुल है, तो सॉलिडिफाइड रहेगा तो उसमें आयंस फ्री तो रहेंगे नहीं, तो कंडक्टिविटी शो कैसे करेंगे, तो उसके कंडक्टिविटी शो कराने के लिए हमें करना क्या होगा, उसको एक्वस स्टेट में डालना होगा या उसे मेल्ट कर देना होगा, ताकि आयंस टूट सके, आयंस फ्री हो सके, और फ्री होने के बाद वो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ओवरऑल आप प्रॉपर्टी सीख रहे हो आयनिक क्रिस्टल्स की, कैसे कैसे हो सकते हैं। इसके बाद और इसमें क्या सर बताओ, सर ये सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा, तो तुम ही लोग बता दो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा, तो ये हार्ड ही होगा, सॉफ्ट तो हो नहीं सकता, हार्ड होगा एंड ब्रिटल, है ना, जितना हार्ड होगा बेटा उतना ब्रिटल भी होगा। ब्रिटल का मतलब इसको अगर फर्श पे गिराओगे तो टूट सकता है, टुकड़े टुकड़े में बिखर सकता है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बेटा आयनिक क्रिस्टल्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। एंड विच टाइप ऑफ द फोर्स बिटवीन द आयंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू नो वेल। ओके सर, एग्जाम्पल्स बेटा, एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, यही तो हमारा पूरा चैप्टर है। NaCl, CsCl, ZnS, है ना बेटा, CaF2। देखो you can see now everything is the ionic crystal, everywhere is the ionic crystal. I hope it is clear to all of you. Done? तो इनमें से कोई एक चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि आयनिक क्रिस्टल काफी इजी है, तो इससे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं ना आएगा जहां पे बोलेगा कि बताओ इनमें से आयनिक क्रिस्टल कौन सा है, तो ये बकवास क्वेश्चन हो जाएगा। वो भी 12th का बच्चा या IIT JEE या नीट की तैयारी करने वाला बच्चा इस तरह के क्वेश्चन, क्या यार कैसी बात कर रहे हो, है ना, IIT की तैयारी कर रहा है, ITI की थोड़ी ना कर रहा है। चलो भैया नेक्स्ट वन अगर हम ले लें तो मेटालिक क्रिस्टल ले लेते हैं बेटा, B नंबर। हाँ भाई, अब ये कैसे बनता है, तो सर यहाँ मेटालिक बॉन्ड बनता है, मैंने बताया था अभी आपको। मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है सर, देखो तुमको थोड़ा समझा देते हैं, जिनको नहीं पता है प्लीज एक बार देख लीजिए मेटालिक बॉन्ड बनने के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मान लो बेटा तुमने ये मेटल लिया, ठीक है, दिस इज वन मेटल। अब कभी आप सोचे हो, ठीक है, कभी आप सोचे हो कि मेटल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी आप सोचे हो कि जो मेटल होता है उसमें कहा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। आपने सोचा जरूर होगा कि मेटल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग कहाँ से हो गया सर, जबकि अगर कोई एलिमेंट, मान लो आयरन का ये मेटल है, सपोज करो ये एक आयरन का मेटल है, ठीक है बेटा, दिस इज एन आयरन, ये एक आयरन का मेटल है, डन। अब सर ये अगर आयरन का मेटल है तो आयरन के ही एलिमेंट ही, आयरन के ही एटम इसके अंदर होंगे, अगर ये एलिमेंट आयरन का तो एटम तो सारे न्यूट्रल हमने पढ़े थे सर, फिर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आया कहाँ से, क्योंकि न्यूट्रल एटम में अट्रैक्शन थोड़ी ना हो सकता है। कभी सोचा आप लोगों ने इसके बारे में, आपने पढ़ तो लिया कि सॉलिड है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हाई होगा, तो अट्रैक्शन आने के लिए दो अपोजिट चार्ज का होना जरूरी है। लेकिन भैया अगर ये आयरन नाम का एक एलिमेंट है तो ये एक एलिमेंट जो होता है सेम काइंड ऑफ एटम का ग्रुप होता है, तो सारे अगर एटम सेम काइंड के होंगे और एटम न्यूट्रल होगा तो डेफिनेटली वहां पर जो अट्रैक्शन होने वाला है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहां से आया, वही आज आपको सीखना है। आइए देखते हैं। तो मान लो बेटा ये आयरन का एलिमेंट है और इसकी ये एटम से देखना, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, ठीक है। ऐसे मैं बना लेता हूं समझाने के लिए आपको, पांचवा एटम, छठा एटम, सातवां एटम,
8वां एटम। ठीक है बेटा, ये मैंने बना लिया। अब देखिए होता क्या है, जनरली एक एलिमेंट मेटल है, तो मेटल को बेटा नॉर्मल सा भी अगर मान लो एनर्जी मिला इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट या किसी भी फॉर्म में उनको एनर्जी मिल जाए, किसी भी फॉर्म का कोई रेडिएशन उसके ऊपर गिरे, और जनरली मेटल्स पे एनर्जी इजीली एब्जॉर्ब कर लेते, क्योंकि मेटल जल्दी गर्म होते भी आपको पता ही होगा। तो ये तो आयरन है, आपको पता ही गर्म हो जाता है हीट मिलने पर। तो मान लो इसको नॉर्मली हीट या एनर्जी मिलता है, नॉर्मली मिलता है यार, 25 डिग्री पर रखोगे तो भी मिलेगा। तो होता क्या है कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। तो मान लो बेटा इन मेटल्स ने इसने भी लूज किया, 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 सपोज इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन। अब आयरन मिनिमम कितना लूज करता है बेटा, 2 लूज करता है। तो हम 2 वैलेंस, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 2 3 बेटा, तो सब में 2 2 बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किए। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन लूज होकर के बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि बेटा ये मेटल है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो देखो, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ना, ये जहां जहां स्पेस आपको दिख रहा है, देखो मिड में स्पेस देखो, जब मैं इसको फिल कर रहा हूं ग्रीन कलर से, देखो मैंने फिल कर रखा है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है ना, क्राउड किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। सर ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्यों इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्यों इकट्ठे हो गए सर, तो वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। पहले मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको बना दूं ताकि देखने में सुंदर लगे और आपको मजा आए समझने में। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं जो एग्जैक्ट वहां पर दिखता है। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये देखिए सर इतना क्राउड, भैया एटॉमिक स्टेशन तुम कहां पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आज तक कोई ना बता पाया, प्रोबेबिलिटी बता पाए हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल होगा जैसे क्लाउड तो फॉर्म में ही होगा, है ना, क्राउडेड फॉर्म में होगा कहीं ना कहीं। तो भैया ये माइनस के चार्ज जो दिख रहे हैं ना तुमको, माइनस यानी ग्रीन कलर वाले, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर जाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है तो दूसरे वाले प्लस ने खींच रखा है, इसका इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको इसने खींच लिया, इसने जो लूज किया उसको इसने खींच लिया। इस तरह से ओवरऑल एक न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन लूज होकर बाहर जाना चाहिए था, लेकिन उसके अगल बगल के जो कैटायंस थे उन्होंने पकड़ के उसको खींच रखा है। तो ये जो बेटा माइनस चार्ज के तुम्हें दिखाई दे रहा है ना क्लाउड, है ना, इनको कहा जाता है कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, कर्नल इलेक्ट्रॉन्स, या क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कैटायंस क्या हो गया, आपस में बॉन्डेड हो गए। अब ये कैटायन हिल नहीं सकते, क्योंकि कैटायन को चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्राउड ने पकड़ के रखा है, भले वो इलेक्ट्रॉन क्राउड उसका हो या किसी दूसरे वाले का हो, पड़ोसी का। बात समझ में आ गई। तो ऐसे समझ लो ना कि 2 लोग खड़े हैं, इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को उसने पकड़ लिया, उसके इलेक्ट्रॉन को इसने पकड़ लिया, तो इलेक्ट्रॉन ओवरऑल क्या हो गया, वहीं पे भी खड़े रह गए। और इस तरह से कंप्लीटली सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि माइनस चार्ज और ये जो बना है बेटा पॉजिटिव, इनमें अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट विल बी द मोर पावरफुल एवर। ऐसे में इनका हिलना भी मुश्किल है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये बेटा 2 एटम हमारे पास, ये देखो जैसे सपोज करो मैंने बना लिए। ठीक है, अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसका यहां फैला हुआ है, और बेटा इसने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका क्लाउड देखो बेटा यहां फैला हुआ है, देख रहा, दोनों का क्राउड फैला हुआ है। अब जरा बताना, इसने लूज किया तो बेटा इसमें चार्ज प्लस है, इसने भी लूज किया तो सर इसमें चार्ज प्लस है। तो होता क्या है कि इस ये वाला जो प्लस है ना, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का, ये इसको पकड़ लेता है, और ये वाला प्लस जो है बेटा इस वाले क्लाउड को पकड़ लेता है। ये देखिए पकड़ लिया। अब ये बताओ चाह के भी क्या ये माइनस वाले रिपेल होके जा सकते, क्योंकि देखो यहां माइनस माइनस का बेटा रिपल्सन तो होगा, है ना, क्योंकि यहां बीच में माइनस माइनस बीच में आ रहा है, तो यहां रिपल्सन तो होगा, लेकिन रिपल्सन से भी क्या ये निकल पाएंगे, नहीं, क्योंकि सर पकड़ के रखा टाइटली। तो देखो ऐसे ऐसे, ये देखो दिख रहा है, तो इस तरह से बेटा यहां पर शुरू हो जाता है वाइब्रेशन, एंड ड्यू टू द वाइब्रेशन बेटा जहां वाइब्रेशन होगा वहीं पर साउंड एनर्जी जनरेट होगी, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादातर जो सॉलिड होते हैं ना बेटा उनमें सोनरस प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो ये सोनरस प्रॉपर्टी आया कहां से, ड्यू टू द मेटालिक फोर्स। तो ये जो दिख रहा है ना इस तरह से बेटा जो दो मेटालिक बॉन्ड बने हुए हैं, ये एटम बिल्कुल क्लोज भी नहीं है, देख रहे हो आप, बिल्कुल क्लोज नहीं, क्योंकि माइनस चार्ज की रिपल्सन ने इनको दूर कर रखा है, और इनको दूर क्यों नहीं जाने दे रहे, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन ने इसको बांध रखा है। इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है एटम्स के बीच में मेंटेन हो जाता है ड्यू टू द मेटालिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो इनके दोनों के बीच में बना हुआ बेटा, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड, जो किसके किसके बीच में बनता बेटा, कर्नल इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उसके पॉजिटिव चार्ज के बीच में। ठीक है, सो ये मेटालिक बॉन्ड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, डन। यही मेटालिक बॉन्ड आपको सारे मेटल्स में बनता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए मेटल जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिडिफाइड होते हैं।
तो अब इनमें भी प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, वही सारी जो वहां पे पूछी गई। तो बताओ बेटा मेटालिक बॉन्ड कौन बनाएगा, जल्दी बताओ। तो ये बनेगा बेटा मेटल एटम्स विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड। किसके किसके बीच में बनता बेटा, मेटल एटम्स और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको कर्नल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो जो आपको दिख रहा है मैं वही बता रहा हूं। पहली चीज तो ये होगी सर बनाता कौन है, जैसे आयनिक क्रिस्टल बेटा कौन बना रहा था, आयंस, तो यहां कौन बना रहा है, मेटालिक आयंस और कर्नल इलेक्ट्रॉन बना रहा है। दूसरा बताओ ये सॉलिड होगा कि सॉफ्ट होगा, टफ होगा या सॉफ्ट होगा। अरे सर ऑब्वियसली सर ये हार्ड होगा सर, सॉफ्ट तो हो ही नहीं सकता, बॉन्ड स्ट्रांग है सर, कैसे हो जाएगा सॉफ्ट। अच्छा ये कंडक्टर होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा है ना, मतलब फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो है ना, क्लाउड के फॉर्म में तो अवेलेबल है ना यार, तो आयंस मूव हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, तो कंडक्टर तो बेसिकली डेफिनेटली होगा सर, ये कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये कंडक्टर और बेटा हीट भी होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। ठीक है, अच्छा ये पता है जो होते हैं ये डक्टाइल भी होते हैं एंड मेलिएबल भी होते हैं, मतलब पूरी तरह से सॉलिड की प्रॉपर्टी है। डक्टाइल और मेलिएबल क्यों हो गए बेटा, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस है, तो थोड़ा सा अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये दूर हो सकते हैं हल्के हल्के। ठीक है, उस वाइब्रेशन का हम फायदा उठा लेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा यार, डेफिनेटली हाई होगा, डेफिनेटली हाई होगा, कोई बोल नहीं सकता, डेफिनेटली हाई होगा। ठीक है सर, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना बेटा, जिंक हो गया, ऑल दीज आर मेटल्स and these are the metallic crystals because they are bonded by each other by the metallic bond. So these all examples of the metals are metallic crystals because of why, because they have metallic bonds. Am I clear to all of you? Done? तो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने आपको मेटालिक बॉन्ड भी एक्स्ट्रा लेवल पे बता दिया। मैं चाहता तो ये कहते थे तुम लोगों ने पढ़ा तो होगा, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा बताना आपके लिए जरूरी था। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। डन? तो ये जो बड़ा सा मैंने डायग्राम बना के दिखा वो एक्चुअली इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो मेटालिक क्रिस्टल के कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गए। ओके सर, नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन सर। तो देखो 4 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं बॉन्डिंग के बेसिस पे, 4 में से बेटा हमने 2 तो कवर कर लिए, बचे कितने, 2 और बचे सर। 2 और कौन से बचे, आइए देखते हैं। सी नंबर देखते हैं बेटा, कोवैलेंट क्रिस्टल, या इसी को क्या कहते हैं बेटा, नेटवर्किंग क्रिस्टल। ठीक है, तो कोवैलेंट क्रिस्टल या फिर इसी को क्या कहते हैं बेटा, नेटवर्किंग क्रिस्टल। वाई सर, बिकॉज देखो कोवैलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो आयनिक बॉन्ड से वीक होता है, ये सबको पता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड केवल प्योर कोवैलेंट बॉन्ड का क्रिस्टल होगा तो इजीली टूट जाएगा, तो क्रिस्टल थोड़ी ना बना पाएगा, तो जल्दी टूट जा रहा है, जबकि क्रिस्टल की कंडीशन क्या है कि वो हार्ड होता है। तो इसको नेटवर्किंग क्यों बोला, इसीलिए बोला क्योंकि यहां पर एटम्स के बीच या एटम्स के बीच में बेटा बनेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड ही, लेकिन वो नेटवर्क बनाते हैं, मतलब दैट टाइप ऑफ द बॉन्ड रिपीट टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू डिफाइन अ ह्यूज नेटवर्क। इसी वजह से ये नेटवर्किंग क्रिस्टल्स कहलाते हैं। और ह्यूज नेटवर्क का मतलब मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स है बेटा, तो ऐसे में उनको तोड़ना और टफ हो जाएगा, तो काफी ज्यादा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, काफी टफेस्ट स्ट्रक्चर होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा इसका। ठीक है, सो नॉट अ प्योर कोवैलेंट बॉन्ड इज देयर, एक्चुअली द कोवैलेंट बॉन्ड इन अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क, सो दीज आर कॉल्ड नेटवर्किंग क्रिस्टल्स। ओके, सो अब इसमें बताने की रिक्वायरमेंट तो आपको है नहीं कि नेटवर्किंग क्रिस्टल या कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी कोई पूछ ले अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में ही आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग क्रिस्टल, तो यू कैन से दोस टाइप ऑफ द क्रिस्टल वेयर एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय द कोवैलेंट बॉन्ड इन रिपीटेशन मोड। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। तो कोवैलेंट बॉन्ड बताने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं क्योंकि सबको पता होगा 12th क्लास में आप लोग। सो पहला चीज कि सर ये बनाता कौन है, तो ऑब्वियसली कौन बनाएगा बेटा, among एटम्स, और वो भी बेटा कैसे एटम्स, नॉन मेटालिक, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट कि कोवैलेंट बॉन्ड बेटा केवल नॉन मेटल्स बनाते हैं, है ना। तो ये बताने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कैसे एटम्स चाहिए होंगे, तो एटम्स ही बनाएंगे बॉन्ड, लेकिन वो नॉन मेटालिक एटम्स होनी चाहिए। दूसरा, ठीक है, यहां पर जो बेटा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड इन रिपीटेशन मोड to form a huge network. Obviously
अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो इजीली टूट जाएगा, तो क्रिस्टल तो फॉर्म नहीं कर सकता। ऐसे उसको रिपीटेशन बॉन्ड में डालना होगा ताकि काफी रिपीट करते हुए मल्टीपल स्ट्रक्चर इन काफी ज्यादा ह्यूज लेवल ऑफ नेटवर्क बना दे, शायद इसीलिए इसको नेटवर्किंग क्रिस्टल कहा जाता है। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द क्वेश्चन इज सर हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? अरे यार ये हार्ड होता है बेसिकली, मैक्सिमम केसेस पर बेटा ये हार्ड होता है, लेकिन सॉफ्ट भी हो जाता है ग्रेफाइट के केस में बेटा। यू नो दैट ग्रेफाइट किसका बनता है? कार्बन का बनता है, और वो भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। 11th क्लास में 14th ग्रुप में आपने पढ़ा होगा। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है क्योंकि वो थोड़ा सा स्लिपरी नेचर का होता है। इसीलिए तो बेटा ग्रेफाइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में करते हैं। ओके, तो ग्रेफाइट इज ओनली द वन पार्ट वेयर द यू कैन से कि इट इज अ सॉफ्ट, अदरवाइज ऑल द टाइप ऑफ द कोवेलेंट नेटवर्किंग क्रिस्टल्स आर हार्ड। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके सर, कंडक्टर तो बेसिकली सर ये तो होते हैं इंसुलेटर, ठीक है, केवल किसको छोड़ के? एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ऑल ऑफ यू नो दैट ग्रेफाइट बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन रखने की वजह से वहां पर थोड़ा सा रेजोनेटिंग कैरेक्टर आ जाता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर पाता है फ्रीली और वो कंडक्टर बन जाता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डेड है ना। तो ये आयंस तो है नहीं, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटा वो टूट भी जाएंगे तो आयंस फॉर्मेशन में नहीं टूट पाएंगे। तो एक प्रॉपर लेवल पे यहाँ पर कंडक्टिविटी को ला पाना संभव नहीं है। लेकिन कोवेलेंट ये ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी आने के पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज करना इन अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बिकॉज ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। ऑल ऑफ यू नो दैट। ओके सर, सर हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? ये हो गया इंसुलेटर कंडक्टर, ये भी सर पता चल गया। अब क्या करना है सर? और क्या सर? मेल्टिंग पॉइंट। ओहो, मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होगा? वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि नेटवर्क है भाई साहब। नेटवर्क को तोड़ना बहुत टफ होता है। याद है बचपन में हमारे नाना जी लोग कहानी सुनाते थे, दादाजी लोग कहानी सुनाते थे कि 5 भाई थे, पिताजी को उनको क्या देना था? यूनिटी की शिक्षा। तो पिताजी बोले तुम लोग लड़ते रहते हो, तुमको आज मैं सिखाता हूं कि क्या दुनिया में इसकी कीमत है। अकेले रहोगे तो बिखर जाओगे, साथ रहोगे तो संवर जाओगे। तो क्या बोला कि भाई जाओ जंगल से एक एक लकड़ी लेकर के आओ। सब गए, 5 भाई लकड़ी लेकर के आ गए। अब बोला 5 भाई को तुम लोग अगले अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दो। सब ने तोड़ दिया आराम से। फिर बोला 5 भाई को ऐसा करो, जो तोड़ा है लकड़ियाँ उनको उठा करके 5 लकड़ियों का गट्ठा बना लो। तो सबने बना लिया। अब बोला लो ये 5 लकड़ी गट्ठा पहले वाले भाई को दिया, तुम तोड़ो, नहीं तोड़ पाए। दूसरे को दिया, नहीं टूटा। तीसरे को नहीं दिया, नहीं टूटा। चौथे को दिया, नहीं टूटा। 5 को दिया, नहीं टूटा। तो उसके बाद उन्होंने पिताजी ने बताया कि देखो यही हम तुमको सिखाना चाह रहे थे कि यूनिटी इज द मेन स्ट्रेंथ नाउअडेज। डन। तो नेटवर्क बना लोगे ना तो आपको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट है? ऑब्वियस है, बहुत सिंपल सी चीज है ना। तो जैसे आप लोग का प्यार में दिल टूट जाता है ना, कि दिल टूटता है ना आजकल। तो भाई पूरा तो आप सोशल मीडिया देखो तो दिल टूटने वालों से ही भरा पड़ा है। मतलब अभी डायपर पहनने की उम्र है लेकिन दिल टूटा हुआ है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि वो अकेला है। अगर वो नेटवर्क बना ले, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल अच्छे बना ले, फ्रेंड सर्कल का ग्रुप अच्छा बना ले, तो किसी के आने या किसी के जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंदा अपनी लाइफ में हमेशा बिजी रहेगा। ये होता वेला, जो वेले बैठे हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं, उन्हीं के साथ ये सब ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, सो मेल्टिंग पॉइंट बेटा इसका हाई होगा, अब समझ में आ गया होगा, इतना तो काफ़ी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोवेलेंट क्रिस्टल नेटवर्किंग। सर एग्जांपल्स की बात करो ना, तो एग्जांपल्स तो बेटा तुम भी जानते हो, मैं बता देता हूँ। देखो एक एग्जांपल तो तुम्हें यही दिख रहा है, डायमंड हो गया बेटा। एक डायमंड आपको पता है ना, टेट्राहेड्रल शेप में मल्टी लेवल मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड कई बार नेटवर्क रिपीट करता है। फिर बेटा ग्रेफाइट हो गया, है ना। फिर बेटा सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। फिर बेटा बोरॉन नाइट्राइड का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर हो गया, एक्सेट्रा। बीएन बोरॉन नाइट्राइड होल एन, एन मतलब कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि विच आज के समय में सबसे टफेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो बेटा बोरॉन नाइट्राइड है। पहले डायमंड हुआ करता था, लेकिन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3420 तक मैक्सिमम जा पाता है, 3420 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन बोरॉन नाइट्राइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है 38 से लेकर 4200 तक जा पाया। इससे कंफर्म हुआ कि डायमंड से भी टफेस्ट मटेरियल है, और ये भी नेटवर्किंग फॉर्म में है, क्योंकि बोरॉन और नाइट्रोजन बेटा दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और एन का मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल मॉलिक्यूल्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब इससे आसान तो बेटा कहीं तुम ना पढ़ पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहां तक तो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अब कौन सा बचा? तो सर एक ही तो बचा। कौन बचा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बचा सर। तो डाल देते हैं बेटा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो बेटा ये मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स बॉन्ड कहाँ बनाते हैं? वंडरवाल में बनाते हैं। इसका मतलब इनमें सारे कैटेगरी वंडरवाल वाले होंगे। अब वंडरवाल की कितनी कैटेगरी बताया मैंने तुमको बेटा? 3। तो तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस कर देते हैं बेटा। पहला ले लेते हैं डाइपोल डाइपोल, ठीक है बेटा, डाइपोल डाइपोल।
अब डाइपोल डाइपोल के बारे में बात करें तो ये बनाएगा कौन? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो डाइपोल डाइपोल क्रिस्टल्स होंगे वो कौन बनाएगा? तो ऑब्वियसली सर पोलर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। कौन से मॉलिक्यूल बनाएंगे बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल समझते हो ना, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बनने के चांसेस होते हैं, है ना, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो माइनस, बगल वाला प्लस हो जाएगा। तो ये पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। सॉफ्ट होते हैं? यस सर, बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, कंडक्टर होते हैं? नहीं सर, ये इंसुलेटर होंगे, क्योंकि देखो पोलर हैं ये, दीज आर द पोलर्स, लेकिन फ्री आयंस नहीं है कि कंडक्टर हो जाए, इसलिए इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बेटा लो ही होना है। क्यों? अरे पोलर मॉलिक्यूल खुद ही वीक है यार, प्लस माइनस में बना, कभी भी जाएंगे तो एनर्जी लगा के तोड़ देंगे खट से। ऑलरेडी प्लस माइनस बिखरा पड़ा, खाली हल्का सा मारना ही तो टूट के बिखर जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ठीक है। अब सर इसके एग्जांपल्स भी दे दो कुछ। तो पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल बेटा बहुत है जो क्रिस्टल बनाते हैं, जैसे HCl का सॉलिड वर्जन, सल्फर डाइऑक्साइड का बेटा सॉलिड वर्जन, ठीक है बेटा, अमोनिया सॉलिड, है ना, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? या ये भी ले सकते हो ना, CO2 सॉलिड, है ना बेटा, जिसको ड्राई आइस कहते हो आप लोग, CO2 सॉलिड को ड्राई आइस कहते हो ना। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि बनता किसके बीच में? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। डन। ओके, दूसरा कौन सा है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जरा देख लेते हैं। सबसे पहला बेटा ये बनाता कौन है? तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो अगर एक बंदा डाइपोल है तो ऑलरेडी वो पोलर है, तो ये किसके बीच में बनेगा बताओ? एक पोलर, ठीक है, पोलर एंड एक दूसरा वाला क्या होगा बेटा? नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बनेगा। भाई पहले तुम एक पोलर ले लोगे तो डाइपोल ऑलरेडी बना चुका है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पोल बना चुका है, और दूसरा नॉन पोलर होगा तो उसको भी वो इंड्यूस करके पोलराइज कर देता है, जिसकी वजह से दोनों में बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, इसलिए डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है बेटा। क्या ये सॉफ्ट होगा? सर ये भी सॉफ्ट होगा, क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल ऑलरेडी वीक होगा। इंसुलेटर? यस सर, क्योंकि आयंस तो फ्री होने नहीं है। ठीक है सर। मेल्टिंग पॉइंट इसका भी लो हो जाएगा सर ऑब्वियसली। और सर एग्जांपल्स, तो बेटा इनका एग्जांपल्स क्या होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का? तो आप ले सकते हो CCl4 ले लो बेटा, ठीक है, IF7 ले लो बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड का क्रिस्टल ले लो। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी लग रहा है ना ये? तो इजी ही है यार, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी हम लोगों को। ठीक है। डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल बेटा। अब कौन सा बचा? डिस्पर्शन। तो देखो दो पोलर मॉलिक्यूल के पीछे बना तो डाइपोल डाइपोल, एक पोलर एक नॉन पोलर के पीछे बना तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो तीसरा वाला क्रिस्टल कौन सा होगा सर इसका? तो थर्ड पार्ट हो जाएगा बेटा हमारा कौन सा था? डिस्पर्शन, या फिर लंदन फोर्स से बना हुआ। तो डिस्पर्शन फोर्स क्रिस्टल है, लंदन फोर्स क्रिस्टल। इसके भी बेटा प्रॉपर्टीज बताओ, ये कौन कौन बनाएगा? तो देखो एक पोलर पोलर में हो चुका है, एक नॉन पोलर पोलर में हो चुका है, तो यहां पर क्या होगा सर? ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं? बेटा एक्चुअली दोनों नॉन पोलर है ना, तो दोनों प्लस माइनस चार्ज कहीं नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना। तो होता क्या, इलेक्ट्रॉनों का डिस्पर्शन होता है दोनों एटम्स के बीच में, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इधर चले जाते हैं, कुछ इसके इधर चले जाते हैं, इससे एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस करने वाला टॉपिक है, या केमिकल बॉन्डिंग में। हालांकि समझ में आ गया होगा, चार्ज डिस्पर्शन, दो नॉन पोलर के बीच में चार्ज का डिस्पर्शन होना। ठीक है बेटा, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अच्छा ये सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा? तो ऑब्वियसली ये भी सॉफ्ट होगा। डन है, सॉफ्ट ही होगा। इसके बाद बेटा मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली सर इसका लो होगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट होगा, कंडक्टिव नहीं सर, इंसुलेटर होगा, क्योंकि नॉन पोलर है यार, यहाँ तो वैसे भी आयंस होने के चांसेस नहीं है। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे आयोडीन का सॉलिड फॉर्म ले लो बेटा, आर्गन का सॉलिड फॉर्म ले लो बेटा, है ना, और किसका ले लें, और बता दो किसका क्रिस्टल ले लिया? I2 ले लिया, आर्गन का सॉलिड फॉर्म ले लिया। देखो ये दो आयोडीन दोनों नॉन पोलर है बेटा, हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में ले लो बेटा, है ना,
तो जहां जहां नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जहां पर देखो नॉन पोलर कब होगा, जब दोनों एटम सेम ही है, दो आयोडीन दोनों सेम चार्ज के, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0, तो इसमें दोनों में चार्ज का एक डिस्पर्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, तब वो जाके क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें एक नई चीज तुम लोगों को बता दूं, एक होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। ये भी हालांकि किसका पार्ट है बेटा, वन डबल फोर्स का ही पार्ट है, और ये भी डायपोल डायपोल का ही एक्चुअली पार्ट अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, ये भी किसका पार्ट है, डायपोल डायपोल का फोर्स। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल में अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बिल्कुल अलग टॉपिक बन जाता है। और आपको पता है ना कि व्हेनेवर द हाइड्रोजन केम इनटू कांटेक्ट ऑफ बेटा फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो जो बॉन्ड बनता है बेटा उसी को कौन सा बॉन्ड कहते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देखो ना गौर से, हाइड्रोजन अगर बेटा है तो पॉजिटिव का और ये सब नेगेटिव वाले हैं, तो यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप होती है, यानी कि एक पोलर क्रिस्टल के अंदर इसको लाया जा सकता है। हालांकि इसको हम अलग से बता रहे हैं लेकिन इसको लाया जा सकता है। अब इसका एग्जांपल ले लोगे तो सबसे बेटर एग्जांपल अगर कोई मिलेगा इसका वाटर का क्रिस्टल का, तो बेटा सॉलिड फॉर्म में वाटर क्या होता है, आइस होता है। दिस वन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। ओके, अब चूंकि आइस है तो ये तो हार्ड होगा, है ना बेटा, और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इसका हाई होगा, क्योंकि हार्ड है तो हाई होगा ना, सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। तो आपको अगर बॉन्डिंग का नेचर पता है ना, तो कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सा नेटवर्किंग क्रिस्टल है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल है, कौन सा पोलर क्रिस्टल है, कौन सा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्रिस्टल है, कौन डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन क्रिस्टल है, कौन डिस्पर्शन क्रिस्टल है, यू कैन से एनीथिंग, कुछ भी बता सकते हो। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच बेटा कौन सा बनता है, दोनों पोलर हो तो डायपोल डायपोल क्रिस्टल, अगर बेटा एक पोलर एक नॉन पोलर हो तो डायपोल इंड्यूस डायपोल क्रिस्टल, अगर बेटा दोनों नॉन पोलर हो तो डिस्पर्शन या लंडन फोर्स क्रिस्टल। और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल व्हेनेवर द हाइड्रोजन कम इनटू कांटेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फोन, देन दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ द क्रिस्टल व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ऐसा हुआ है। एग्जांपल आपके सामने अवेलेबल है। ओके, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो कौन बनाता है, कैसे बनाता है, कौन से बॉन्ड से बनाता है, सब पता है। अब इसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, हम छोड़ के तो नहीं आएंगे, इतना हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। तो आई होप कि अब आपको मजा आ गया होगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के बिहाफ पर। और उसमें भी मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि आयनिक क्रिस्टल ही एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमारे सिलेबस में बहुत एक्सेस लेवल पर डाला गया है, और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में आते हैं, जो हम प्रयास वाले सेक्शन में अपने देखेंगे। अगला बेटा हम उठा रहे हैं केस 2। केस 2 कौन सा सर, तो बताओ, मैंने क्लासिफिकेशन में क्या बताया था, केस 2 हमारा कौन सा होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ आयंस लोकेशन। ठीक है बेटा, लोकेशन के बेसिस पर, वो भी किसके, आयंस के लोकेशन के बेसिस पर। अगर केवल आयंस के लोकेशन के बेसिस से तुम क्रिस्टल को क्लासिफाई कर रहे हो, तो इसका यह मतलब हुआ कि तुम्हारा जो क्रिस्टल है वो आयनिक क्रिस्टल है। और मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपके चैप्टर में आयनिक क्रिस्टल को ही बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, तो आयंस के लोकेशन के बेसिस पे जब क्रिस्टल पे स्टडी किया गया एक्सरे गिरा करके, तो कितने तरह के आयनिक क्रिस्टल बन सकते थे वो ये बताएगा। तो जब एक्सरे गिरा करके बहुत सारे क्रिस्टल पे स्टडी किया गया, और आपको पता है एक्सरे गिराने वाले कौन थे, किसने सजेशन दिया था, मेरा पहला एपिसोड आपको सब पता है। तो इसमें सबसे पहला बेटा जो क्रिस्टल निकला वो निकला AB टाइप वाले। अब सर ये AB टाइप वाले क्रिस्टल कौन से होते हैं सर, बेटा AB टाइप वाले मतलब 1:1 वाले, मतलब इसमें केटायन का और एनायन का रेशियो में से 1:1 पे रहेगा। तो 1:1 टाइप वाले क्रिस्टल ये होंगे हमारे पास। ठीक है, अब AB टाइप वाले क्रिस्टल में भी अलग अलग वर्जन देखने को मिले। कुछ क्रिस्टल जो NaCl जैसे होने चाहते थे या NaCl जैसे थे तो उनको NaCl टाइप बोला गया, कुछ CsCl टाइप जैसे देखने में तो उनको CsCl टाइप बोला गया, और कुछ ZnS टाइप जैसे थे बट उनको ZnS टाइप बोला गया। मतलब सर AB रेशियो की भी क्रिस्टल देखो ना, सब 1:1 1:1 1:1 ही ना है, लेकिन इनके भी टाइप्स हैं। क्यों, क्योंकि 1:1 में भी बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल हैं जो अपने अपने ग्रुप के लीडर को चुनते हैं। तो कुछ ऐसे 1:1 वाले सॉल्ट हैं, आयनिक क्रिस्टल्स हैं जो NaCl जैसा होना चाहते हैं या NaCl जैसे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो CsCl जैसे होते हैं, कुछ ZnS जैसे। तो सर यही एग्जांपल में क्यों नहीं, कोई और भी ले लेते हैं। देखो बेटा ऐसा है, मान लो कोई 1:1 क्रिस्टल है जो NaCl टाइप जैसा है, तो इससे क्या पता चलता पता है कि अगर तुम्हें NaCl के बारे में मैं तुमको सब कुछ बता दूं ना, तो तुम उस टाइप के जितने भी लोग होंगे ना जो उसको फॉलो करते हैं NaCl को, सबके बारे में तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो आपको इंडिविजुअल हर NaCl टाइप जैसे क्रिस्टल को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और ना टाइम वेस्ट करोगे आप पढ़ के, क्योंकि जब आपको लॉजिक पता ही है कि उसका मेंबर ऐसा करता है तो सारे लोग ऐसे ही करते होंगे, तो काम खत्म, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। ऐसे CsCl बट ऐसे ZnS ऐसे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो जो ZnS NaCl टाइप वाले थे, इनके फॉलोअर कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल्स। तो जनरली देखा गया है इनके जो फॉलोअर्स होते हैं
हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एक्सेप्ट सीजियम। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप में कौन होता है? लीना की रब से फरियाद, याद है? तो लीना की रब से फरियाद में बेटा लीना हो चाहे रब हो चाहे फरियाद जो भी हो, सीजियम को छोड़ दो खाली। सीजियम का कोई भी हैलाइड NaCl जैसा नहीं होता क्योंकि सीजियम का अपना अलग फैमिली है। तो सीजियम को छोड़ के फर्स्ट ग्रुप के बाकी जो भी हैलाइड लेने ले लो सब NaCl को फॉलो करते हैं, है ना? ऐसे ही बेटा सेकेंड ए ग्रुप हैलाइड, सेकेंड ए ग्रुप हैलाइड एक्सेप्ट बेरिलियम। तो बेटा बेरिलियम को छोड़ के बाकी सेकेंड ग्रुप के जो भी हैलाइड्स हैं वो भी इनके जैसे यानी NaCl जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और बेटा अमोनियम हैलाइड NH4X, यू नो दैट अमोनियम X स्टैंड फॉर हैलाइड। अमोनियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, ठीक है बेटा? एक्सेट्रा। ऐसे लेने को तो और भी ले सकते हो। सिल्वर के हैलाइड एक्सेप्ट AgI, कंडीशन अप्लाई। AgI को छोड़ के सिल्वर के बाकी हैलाइड भी बेटा सोडियम क्लोराइड को फॉलो करते हैं। तो मतलब इसके इतने फॉलोअर हैं, तो इतने जो एग्जांपल्स है सबको रटना थोड़ी ना है। अब आपको पता चल गया कि इनको अलग से पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि सब इसको फॉलो करते तो खाली हम NaCl को पढ़ लेंगे तो हमें सब कहानी पता चल जाएगा इन सब के बारे में। ऐसे ही बेटा सीजियम के जो टाइप्स होते हैं उनके फॉलोअर कौन कौन है? तो इनके फॉलोअर बेटा सीजियम के सारे हैलाइड, सीजियम के सारे हैलाइड, ठीक है? क्योंकि सीजियम का हैलाइड वहां मैंने एक्सेप्ट कर रखा था, तो सीजियम के सारे हैलाइड ले लो बेटा। सीजियम का साइनाइड ले लो बेटा, टाइटेनियम के सारे हैलाइड ले लो और टाइटेनियम का साइनाइड ले लो बेटा। दीज आर द एग्जांपल्स। मतलब सीजियम और टाइटेनियम के हैलाइड और साइनाइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सीजियम क्लोराइड। यानी ऑल दिस टाइप ऑफ द सॉल्ट्स या क्रिस्टल्स फॉलो द CaCl टाइप स्ट्रक्चर। ZnS टाइप वाले कौन होते हैं सर? तो ZnS टाइप वाले जो होते हैं एग्जांपल में इसके फॉलोअर जो हैं, जैसे बेटा बेरियम सल्फाइड हो गया, ठीक है? सिल्वर आयोडाइड हो गया, ठीक है? कॉपर आयोडाइड हो गया, कॉपर हैलाइड, कॉपर ब्रोमाइड हो गया, ठीक है बेटा? कॉपर क्लोराइड हो गया। ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ ZnS टाइप, यानी ये सब बेटा इसके फॉलोअर है। तो आप बोलोगे सर ये सब याद करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाई राम भरोसे IIT मेंस और नीट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन एडवांस में आ सकता है। पूछ सकता है आपसे कि मान लो अमोनियम क्लोराइड है तो किस कैटेगरी के क्रिस्टल को फॉलो करता है। एडवांस वाले कुछ भी कर सकते हैं। अब मेंस में नीट में क्या आएगा मैं बताता हूं। मेंस और नीट में आएगा, बोलेगा LiCl इज द टाइप ऑफ NaCl क्रिस्टल। LiCl इज द टाइप ऑफ NaCl क्रिस्टल। वो बोलेगा कि LiCl जो है ना NaCl टाइप क्रिस्टल है, मतलब वो बता देगा। तो अगर उसने बता दिया कि LiCl NaCl टाइप क्रिस्टल है तो तुम्हें तो NaCl के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम्हें LiCl के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। दैट्स अ सिंपल वे। इसीलिए हम इन तीन कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करके बेटा पढ़ते हैं। तो जितने भी 1:1 सॉल्ट वाले हैं ना, सब इन्हीं तीनों कैटेगरी में फॉलो हो जाते हैं, ठीक है? ओके सर, तो चलो इनको वन बाय करके डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एक्सरे स्टडी हुआ तो क्या क्या दिखा। तो एक्सरे स्टडी जब हुआ तो क्या क्या दिखा, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जब एक्सरे स्टडी हुआ तो सबसे पहले मैं बात करूंगा NaCl टाइप की। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सरे स्टडी, क्योंकि तो नेचर में था ना बेटा, घर पे थोड़ी ना बना है, तो जो दिखेगा वही ना आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो एक्सरे स्टडी हुआ तो क्या पता चला कि सर NaCl में जो Na+ होता है ना सर, ये कवर्ड ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, सारे ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करता है। किसके? क्यूब के हेक्सागन के? दो ही तो हमारे सिलेबस में है। तो ये पता है कि बेटा Cl- बोलता है कि Cls कवर्ड ऑल FCC लैटिस। पता चल गया। FCC मतलब सर ये तो क्यूबिकल हो गया सर, है ना? तो इसी को बेटा CCP भी बोलते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। रिमेंबर दैट, या तो आप FCC बोल दो या तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बोल दो, ठीक है? अरेंजमेंट में भी आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों का लोकेशन हमें पता चल गया। यानी क्यूब में जितने भी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनते हैं बेटा, उनमें सब जगह Na+ को सेट करना। मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइट्स मतलब खाली जगह है, लेकिन उन खाली जगहों पे सोडियम प्लस आयन जाके सेटल हो चुका है। और वहाँ वाइट्स जो होते हैं खाली होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं। मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल वाले लेक्चर में बता रखा है। तो वहाँ केटाइन से जाके सेट होगा बेसिकली। एनायंस तभी सेट होगा जब एनायंस बहुत छोटे साइज का हो।
और Cl माइनस बेटा सारे FCC लैटिस को कवर करता है, ठीक है, ऐसा एक्सरे लोकेशन ने कहा। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया सर, क्या आइडिया लग गया कि अगर मुझे सर जेड इफेक्टिव बताना पड़े सोडियम का तो हम कैसे बताएंगे? तो जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ एटम्स, है ना, आयंस के। तो भैया कवर्ड ऑल ऑक्टेट वाइड, याद करो बेटा एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर में कितने ऑक्टेट वाइड होते हैं? तो सर ऑक्टेट वाइड होते हैं, एज लेंथ में होते थे सारे, तो 12 एज लेंथ होते हैं, तो और एक एज लेंथ का जो ऑक्टेट वाइड होता है 4 से शेयर करता है। तो बेटा 1/4 × 12, याद आ रहा है? ऑक्टेट वाइड का लेक्चर जरूर देखिएगा मेरा। प्लस बेटा एक ऑक्टेट वाइड बॉडी सेंटर पर होता है, तो वो पूरा 1 माना जाएगा। तो टोटल ऑक्टेट वाइड कितना आ गया? 4 आ गया। डन। अब जेड इफेक्टिव अगर बात करें बेटा Cl माइनस की, तो सर ये FCC लैटिस बना रहा है। FCC मतलब उसमें SCC तो होगा प्लस 1/2 × 6 होगा, क्योंकि हर फेस के सेंटर पर एक एटम होगा। फेस के एटम बेटा 2 पर्टिकुलर फेस से शेयर करते हैं, याद है ना, आपको बताया था कि जैसे दीवार में ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर इस दीवार, अगर बोर्ड के देखा जाए यानी यहाँ इस दीवार में सेंटर पे मैं कुछ भी रख दूं तो आधा इस एरिया में आधा उस एरिया में, दोनों के लिए माना जाएगा वो। ये फैक्ट है ये चीज। जैसे एक दीवार 2 कमरों के लिए एक दीवार कॉमन हो गई ना, तो एक दीवार दोनों कमरों में क्या हो गया? आधा आधा शेयर हो गया। तो फेस सेंटर का एटम 1/2 6 होगा बेटा। और FCC बनाने के लिए SCC की रिक्वायरमेंट हो तो SCC तो वहां होगा। और SCC का कितना एटम होता है बेटा? 1। तो टोटल कितना आ गया? 4। तो यानी क्लोराइड माइनस आयन का भी वैल्यू 4 है और Na+ का वैल्यू भी 4 है। मतलब एक यूनिट सेल अगर हम NaCl बनाते हैं, NaCl का एक यूनिट सेल बनाते हैं, अगर क्यूब में तो 8 यूनिट सेल होते हैं, तो उसी क्यूबिकल फॉर्मेट ऑफ NaCl में से एक यूनिट सेल निकाला हुआ है। तो एक यूनिट सेल में सोडियम आयन के 4 एटम और क्लोराइड आयन के भी 4 एटम मिलेंगे। तो ऐसे में मुझे ये बताओ नंबर ऑफ टोटल एटम्स पर यूनिट सेल, बताओ एक यूनिट सेल में इनका रेशियो कितना होगा एटम्स का? तो सर इसका रेशियो हो जाएगा 4:4। सही है बेटा? डन। तो 4:4 होने का मतलब ये हुआ कि यानी कि 4 यूनिट पर यूनिट सेल होता है इसका, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल में 4 यूनिट आपको मिलेंगे सोडियम के, 4 यूनिट मिलेंगे आपको क्लोराइड के। ठीक है यहां तक? ओके सर। इसके बाद ये तो हो गया सर। इसके बाद सर इसका फॉर्मूला, ये NaCl ही क्यों बना? तो बेटा Na+ की वैल्यू कितनी है? 4। Cl माइनस की भी बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ आयंस कितने? 4। तो बेटा 4 हो गया, तो 4 अगर हम ऐसे देखें तो 4 to 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा क्या आ गया? NaCl न्यूट्रल हो गया। ये देखो NaCl का स्ट्रक्चर आ रहा है, इसीलिए NaCl को NaCl कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा NaCl का एक यूनिट सेल में 4 क्या होते हैं? केटायंस सोडियम के होते हैं, 4 एनायंस क्लोराइड के होते हैं, इसीलिए इसको बोला गया 4 यूनिट पर यूनिट सेल। तो ये पूछ सकता है कोई फॉर्मूला यूनिट बताओ, NaCl का फॉर्मूला यूनिट बताओ। तो NaCl का फॉर्मूला यूनिट कितना है? 4 है। ठीक है। अच्छा, बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो बेटा आप ये भी तुम बता दोगे क्यों? अरे सर आप ही ने तो बोला वहां ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आ गया, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स अगर आ गया तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा? 6। तो इसका मतलब 6:6 ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया इसका। कैसे सर? अरे भैया अगर सोडियम ऑक्टाहेड्रल वाइड बना रहा है तो सोडियम कितने क्लोराइड से कवर होगा? 6 से, क्योंकि अगर सोडियम ऑक्टाहेड्रल वाइड पोजीशन पर है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड तो बेटा 6 आयन से मिलकर बनता है ना। मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल वाइड लेक्चर बता रखा कि कैसे बना था, पूरा बताया था, जाके लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है बेटा। और अगर एक सोडियम 6 क्लोराइड से कवर है तो ऐसे ही हर क्लोराइड 6 सोडियम से भी कवर होगा ऑक्टाहेड्रली, तभी तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, नहीं तो नहीं बना सकता। सो दिस इज द वे टू डिफाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से कवर रहता है, क्योंकि ये पूरा इसका इंटरनल बिहेवियर होता है स्ट्रक्चर का। समझ में आ गया? ओके सर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन फॉर द NaCl बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे स्टडी। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां तक तो ठीक है सर, ये तो सर समझ में आ गया पूरा। अब मान लो सर मेरे को कोई बोल दे कि R सोडियम प्लस और R Cl माइनस के बीच का दूरी बताओ, यानी दोनों का रेडियस का समेशन बताओ, दोनों एटम दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो तुम्हें जो पता है बेटा उसके अकॉर्डिंग करो ना। तुम्हें क्या बताया मैंने कि सर ये ऐसा होता है। अब देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट भी है आपकी। ठीक है। आप बताओ मुझे, ये मैंने केवल 2D फेस लिया, 3D पर क्यूब बनाना होता तो इसके ऊपर एक और लपेट देता, लेकिन अब नाउ यू आर मच मोर कैपेबल टू विजुअलाइज ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। तो बताओ अगर इसका मैं केवल 2D फेस बना लेता हूँ तो क्या बोला कि कॉर्नर पे बेटा और फेस पर कौन होता है? Cl, क्योंकि FCC लेटेस बनाते तो SCC और FCC दोनों होगा। तो कॉर्नर पे बेटा क्लोराइड है, देखना दिख रहा है आपको, कॉर्नर पे क्लोराइड है। तो क्लोराइड बड़े साइज का होगा ना, क्योंकि आयन से बेटा तो बड़े साइज का बना लिया कॉर्नर पे। ठीक है। और एज के सेंटर पर कौन होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल वाइड। वो कौन है? सोडियम।
तो बेटा एच के सेंटर पे मैंने डाल दिया ये देखो, ये एच के सेंटर पे डाल दे रहा हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, चलो इसको मैं थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ सोडियम डाल देंगे एच सेंटर पे। ये देखो एच का सेंटर ही तो है बेटा। अब ये 2D में बना दिया है ताकि 3D में बनाना ना पड़े, समझ में आ रहा है। अब यही एक लेयर इसके ऊपर और चढ़ा देंगे तो 3D बन जाएगा, सिंपल है। तो फिलहाल हमने आइडिया ले लिया। तो ये जो केटायन है बेटा किसका है, सोडियम आयन का है, और ये एनायन किसका है बेटा, सारा क्लोराइड आयन का है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, बताओ एज लेंथ कितना मानते हैं, ए मानते हैं। तो बताओ ये वाली रेडियस किसका, आर माइनस का, ये वाला भी रेडियस किसका बेटा, आर माइनस का। और बताओ पूरे केटायन का रेडियस कितना हो जाएगा, 2r प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, क्योंकि पूरा डायमीटर आ जाएगा केटायंस का। तो केटायन का पूरा डायमीटर और 2 एनायंस के बेटा, तो यही तो पूरा मिलकर के ए बना रहे हैं। तो इस डायग्राम से मुझे क्या पता चला कि 2r प्लस और 2r माइनस मिलकर के ए बना रहा है। तो बेटा r प्लस r माइनस मिलकर के बना देगा a/2। ये लीजिए आगे दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यही ना पूछे थे केटायंस और एनायंस के बीच का डिस्टेंस बताओ, a/2। तो ये सब आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता है ना, देन यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ। सो ये जो NaCl के बारे में मैंने आपको बताया एक्सरे स्टडी के थ्रू, ये थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए। क्या कि NaCl में का लोकेशन ऑक्टाहेड्रल होता है और क्लोराइड जो होता है FCC बनाता है। इतना खाली पता चल जाए ना, तो NaCl से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम करके आओगे। समझ में आ गया। तो ये एक ऐसी छोटी सी बात है कि NaCl में केटायंस और एनायंस का लोकेशन आपको कंफर्म हो जाए तो दैट्स इट, इट इज सफिशिएंट टू ऑल ऑफ यू। चलो बेटा, तो ये था हमारे पास NaCl का एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द एक्सरे ऑब्जर्वेशन। ओके बेटा, तो यानी NaCl के जितने फॉलोअर होंगे ना, सारे ऐसे ही होंगे, सारे के सारे। तो एक NaCl पढ़ने से मेरे को सारे फॉलोअर के बारे में पता चल गया। यही इंस्टाग्राम का भी बेटा पोर्टफोलियो होता है, आपके फॉलोअर कौन है इसी से आपका कैरेक्टर डिसाइड होता है, रिमेंबर दैट। लेकिन हालांकि आजकल फॉलोअर और फॉलोइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई किसी को भी फॉलो कर लेता है, लेकिन ध्यान रखिए ये बहुत मैटर करता है ये सब चीज़, ठीक है। एक बहुत बड़े थे ना बिजनेसमैन, उनसे पूछा गया कि आप सक्सेस रेट किसी इंसान के बारे में कैसे बता सकते हो कि सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने एक लाइन बोला था कि तुम मुझे उस इंसान के बारे में कुछ मत बताओ, तुम खाली इतना बता दो उसके दोस्त का सर्कल क्या है, मैं उसके दोस्तों से मिलकर के ये बता सकता हूँ कि वो इंसान आगे लाइफ में कितने आगे तक जाएगा। बहुत बड़ी बात थी, दिमाग में रखिएगा। ओके, सो दूसरा बेटा CaCl टाइप, ठीक है बेटा, ये भी 1:1 का ही है लेकिन CaCl टाइप। अब CaCl वाले ऐसा नया क्या करते हैं, तो इन्होंने कुछ नया नहीं किया भैया, एक्सरे स्टडी नेचुरल। तो एक्सरे स्टडी से क्या पता चला सर, पता ये चलता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सरे स्टडी जो CS+ का लोकेशन है वो एट बॉडी सेंटर है, यानी बिल्कुल उस बॉडी सेंटर के बिल्कुल सेंटर के मतलब पूरे बॉडी के सेंटर पे होता है। और जो Cl- है बेटा वो एट कॉर्नर। डन, ओके। अरे सर ये तो BCC बना रहा है, हाँ BCC बना रहा है, क्योंकि कॉर्नर तो SCC हो गया, बॉडी सेंटर पे आ गया तो BCC हो ही गया। तो यानी CaCl बेटा कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, BCC टाइप, और NaCl ऑक्टाहेड्रल टाइप, ठीक है ना। चलो, तो अगर ये दो लोकेशन क्लियर है सर बताओ तो इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा। तो बताओ बेटा जेड इफेक्टिव ऑफ CS+ आयन कितना होगा, तो बॉडी सेंटर वाले को तो 1 ही मानते हैं सर। और ऐसे ही जेड इफेक्टिव बेटा Cl- कितना होगा, तो कॉर्नर वाले का शेयरिंग बेटा 1/8 × 8 हुआ था ना, 1/8 × 8 हुआ था। तो बेटा ये कैंसिल होके आ गया 1, तो सर ये भी 1 आ गया। ओहो, मतलब ओनली 1 यूनिट सेल, यानी ओनली 1 यूनिट ऑफ CS+ एंड 1 यूनिट ऑफ Cl- आर मच मोर कैपेबल टू परफॉर्म द CaCl 1 यूनिट सेल। तो एक CaCl के बेटा यूनिट सेल को बनाने के लिए केवल एक CS का एटम और एक क्लोराइड का एटम चाहिए होगा। मतलब बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ रहा होगा तुमको कि मान लो क्लोराइड का एक एटम जो कॉर्नर पर है उसके 8 टुकड़े कर दिया और 8 टुकड़े 1/8 हिस्सा हर कॉर्नर पे लगा दिया और बीच में बेटा सेंटर पे CS+ को बैठा दिया। तो जो सेंटर पे बैठेगा वो 8 टुकड़ों से क्या करेगा, शेयर करेगा इक्वली, इसीलिए बेटा 1/1 से कम चल जा रहा है। तो बताओ इसका फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, NaCl का 4 था, तो इसका फॉर्मूला यूनिट क्या होगा बेटा, तो फॉर्मूला इसका होगा 1 यूनिट सेल, 1 पर यूनिट सेल, 1 पर यूनिट सेल। यानी एक यूनिट सेल पर एक ही फॉर्मूला यूनिट सेल बन सकता है, मतलब एक यूनिट सेल में एक CaCl होगा, जबकि NaCl के एक यूनिट सेल में 4 NaCl के क्रिस्टल बन सकते हैं या यूनिट सेल बन सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, तो जितना उसके बारे में जाना उतना इसके बारे में बता दो। चलो बताओ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सिंपल है सर 8:8। अरे इतनी जल्दी कैसे बता दिया, अरे BCC है मेरे भाई, और
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस, जो नियरेस्ट एटम उसको टच कर रहे होते हैं। अब सीजियम प्लस बॉडी के सेंटर पर है, तो बॉडी के सेंटर होगा तो 8 कॉर्नर से टच कर रहा होगा ना पूरा समूचा, तभी तो उसको एक माना है, तो यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। सही है। और क्लोराइड जो कॉर्नर पर है बेटा, आपको पता है कि क्यूबिकल क्रिस्टल है, तो एक यूनिट सेल, क्यूबिकल क्रिस्टल जो होता है बेटा वो 8 यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, तो यानी तो क्लोराइड जो कॉर्नर पर होगा वो 8 यूनिट सेल से शेयर कर रहा होगा, तो क्लोराइड में बेटा 8 यूनिट सेल से कवर, तो क्लोराइड के टोटल नियरेस्ट एटम जो कवर हो रहे होंगे वो 8 हो गए, और CS तो सेंटर पर, उसके तो 8 ही है, तो 8:8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। मतलब एक CS प्लस आयन 8 क्लोराइड आयन से कवर है, और एक क्लोराइड आयन 8 यूनिट सेल ऑफ क्यूब से कवर है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। ठीक है, ओके सर। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे से इसमें किसी ने बोल दिया कि सर RCS प्लस और RCl माइनस का डिस्टेंस बताओ। अब थोड़ा बेटा विजुलाइज करो, हर बार डायग्राम बनाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम सोच रहे हो तो क्या बनेगा डायग्राम बताओ तो ये बनाओगे ना बेटा, कॉर्नर पे क्या बोला है Cl माइनस, तो तुमने कॉर्नर पे Cl माइनस रख दिया, और इस बार क्लोराइड माइनस को मैंने टच करा दिया। क्यों टच करा दिया? क्योंकि बीच में कोई वर्ड में तो कुछ है ही नहीं, बोला ही नहीं वर्ड कहीं पर है। और बेटा एक बॉडी सेंटर पर रख दिया CS प्लस, ये देखो ये प्लस रख दिया। अब बताओ बेटा इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? आपसे CS और प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस पूछा गया, तो नियरेस्ट किसी का भी निकाल दो। तो यार तुम्हें पता है ना कि ये पूरा का पूरा एरिया बॉडी डायगोनल होता है। बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a, तो ये इसका आधा हो गया ना बेटा, तो ये क्या हो गया बताओ, इतना दूरी कितना हो जाएगा? √3a/2, तो ये आ गया डिस्टेंस √3a/2। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी डायगोनल है, हमें तो खाली हाफ निकालना केटायंस एंड आयंस के बीच का डिस्टेंस, तो उसका √3a का हाफ कर दिया, दैट्स इट। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक सो। और अगर BCC है तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी ये सब बता ही सकते हो। जैसे लास्ट वाला FCC था तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, BCC है तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। सो वो तो पुरानी चीजें हैं, लेकिन नई चीजें जो हमें मिल रही है वो हम सब आराम से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं एवरीथिंग। तो इसके जो फॉलोअर होंगे सब ऐसे ही होंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो यहां तक हो गया सर। अगला 1:1 में कौन था सर? ZnS। हाँ भाई ZnS समझते हैं। केस 3 ZnS टाइप। देखो बेटा ZnS के भी 2 वर्जन है हमारे पास एक्चुअली में, ठीक है ना। ZnS के भी 2 वर्जन होते हैं। एक होता है बेटा ब्लेंड जिंक सल्फाइड, और एक होता है बेटा वुडजाइट, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो रखा गया बेटा वो ब्लेंड रखा गया है, ठीक है। वुडजाइट हमारे सिलेबस में नहीं है। ब्लेंड नहीं बेटा, हमारे सिलेबस में वुडजाइट रखा गया है, ब्लेंड हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि ब्लेंड में HCP आ जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये मैं नहीं कहूंगा कि सिलेबस में नहीं, ये भी सिलेबस में मान लेते हैं। जब हम आपको HCP बताएंगे ना, आज मैंने इंट्रो में बताया था, जब मैं आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिखाऊंगा तो ब्लेंड भी निपटा डालेंगे, काहे के लिए टेंशन लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये ZnS है बेटा। आप देखना किताबों में इसको स्फेलेराइट बोला जाता है, ठीक है। मतलब जिस ZnS के टाइप को हम डिस्कस यहाँ करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्फेलेराइट, विच इज द फॉर्म ऑफ द वुडजाइट। ओके, नाउ लेट दिस क्वेश्चन इज, यहां पर क्या होता है एक्सरे स्टडी में, तो बेटा यहां पर जो है जिंक प्लस आयन का लोकेशन पता चला कि ये ऑल्टरनेट टीवीज कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है? ऑल्टरनेट टीवीज। और बेटा जो S है ये FCC लैटिस बना रहा है। ओके सर, FCC मतलब सर क्यूब होता है यानी CCP होता है, यू नो, हम आप ही ने बताया था। सो क्यूबिकल क्रिस्टल ये तो हो गया। अगर क्यूबिकल क्रिस्टल है सर तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड से हमको इसका नंबर ऑफ एटम पता चल गया, नंबर ऑफ आयंस पता चल गया। क्योंकि सर देखो क्यूब में होते हैं टोटल 4 बॉडी डायगोनल। आपने पूरा लोकेशन बताया था लास्ट एपिसोड में कि टेट्राहेड्रल वर्ड पाया कहाँ जाता है बेटा? बॉडी डायगोनल पे। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। अल्टरनेट बोला है सर, तो यानी कि हर बॉडी डायगोनल पे एक छोड़ते चले जाओ, तो टोटल 8 होते, तो एक छोड़ दिए तो 4 ही तो बचे सर। ओके, तो यहाँ तो यार इसका जेड इफेक्टिव वैल्यू यानी जेड इफेक्टिव नंबर निकालना Zn प्लस का बहुत आसान है सर। कितना आ गया? 4 आ गया। और यहाँ पे बेटा इसका भी जेड इफेक्टिव निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अगर ये FCC बना रहा है, कौन? सल्फाइड, तो FCC मतलब बेटा कॉर्नर पे भी होगा, फेस पर भी होगा, तो टोटल वैल्यू कितना? 4 FCC का 4 होता है, ये भी निकल गया सर 4। तो बताओ फिर फॉर्मूला यूनिट सेल कितना हुआ? फॉर्मूला कितना हुआ इसका? तो 4 पर यूनिट सेल, करेक्ट, लाइक सोडियम क्लोराइड, 4 पर यूनिट सेल, बट यहाँ लोकेशन अलग अलग है, ठीक है बेटा। अब तुमको जब पता है कि Zn की वैल्यू 4 और सल्फाइड की वैल्यू भी 4, तो 4 से 4 काटे तो फॉर्मूला बेटा Zn ऐसी ना आएगा। ओके, तो यूनिट सेल हमको क्लियर बता रहा है 4 पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में आपको 4
इनके वर्जन्स मिलेंगे, ZnS के अलग अलग एटम्स के वर्जन्स मिलेंगे जो लोकलाइड होकर यूनिट सेल बनाते हैं। मतलब 4 केटायंस ऑफ Zn प्लस और 4 एनायंस ऑफ सल्फाइड आयन जब मिलते हैं तब जाके एक यूनिट सेल ऑफ Zn बनता है। नाउ द क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब फिर मेरे को बताना नहीं है, अरे सर टेट्राहेड्रल वाइड है सर, टेट्राहेड्रल तो 4 से ही कवर होगा, तो यानी कि Zn प्लस का जो नीरेस्ट एटम होगा वो 4 होगा सर, और नीरेस्ट एटम होगा कौन? सल्फर, और सल्फर के भी नीरेस्ट एटम 4 ही होंगे क्योंकि ZnS उसके साथ है। तो यहां पर बेटा कोऑर्डिनेशन पर कितना आ गया? 4:4। ओहो मजा आ गया सर, इजी है। पुराने लेक्चर जिन्होंने पढ़ के यहां पर आके देख रहे हो ना, पुराना लेक्चर करने के बाद यहां पर आओ, बड़ा मजा आएगा, सच बता रहा हूं, क्योंकि सब कुछ बताया वो ऑलरेडी, खाली यहाँ तो डिस्कशन चल रहा है। बता भाई RZn प्लस प्लस और RS माइनस माइनस कितना निकलेगा? ये लास्ट टाइम निकाल रहा हूं, उसके बाद तुमको खुद निकालना है कितना आएगा। तो करो इमेजिनेशन, विजुलाइजेशन करो। अरे सर आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो स्ट्रक्चर ऐसा आना चाहिए, हम 2D में सब बता रहे, ध्यान रखना, 3D तो इसको कर दोगे। तो सर S माइनस कॉर्नर पर और फेस पर होगा, तो चलो S माइनस कॉर्नर पे ले लेते हैं, ठीक है सर, ये ले लिया कॉर्नर पे। और Zn प्लस का है टेट्राहेड्रल वाइड पे बेटा, टेट्राहेड्रल का होता है बॉडी डायगोनल पे होता है, तो ये मान लो Zn प्लस यहां पर होगा कहीं, है ना, बॉडी डायगोनल बेटा यहीं पर कहीं होता है। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो बताओ तो एक कॉर्नर से यहां तक टेट्राहेड्रल वाइड के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को मैंने अपने पूरे लेक्चर में बता रखा था, कितना था बेटा? √3a/4 था या नहीं था? यस सर था, तो हो गया। तो कितना आ गया बेटा? √3a/4। ये लीजिए, क्योंकि बेटा सल्फाइड आयन कहाँ होगा? कॉर्नर पे, और Zn कहाँ पे? टेट्राहेड्रल पे। तो टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है बेटा उसका कॉर्नर से डिस्टेंस कितना है? √3a/4। हमारा एपिसोड नंबर 3 या 4 आप देखिएगा, उसमें सब बताया हुआ है। तो जो चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहले पूरा लेक्चर पुराना वाला देखेंगे एपिसोड, तब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, डन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा जिंक सल्फाइड फ्लेरेट टाइप, ओके। ब्लेंड भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा हेक्सागोनल होने तो, हालांकि इससे तुम्हारा काम चल जाएगा, और इसके जितने फॉलोअर होंगे सब ऐसे ही होंगे। ओके सर, ए बी टाइप के सारे वर्जन क्लियर हो गए, कौन कहां पर होता है सब कुछ पता है, और बेटा आपको केवल इतना ही पता होना चाहिए कि कौन कहां पर है, बस यही आपके न्यूमेरिकल को लगाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड केस बेटा, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में आ जाएगा बेटा AB2 टाइप और A2B टाइप, दोनों को एक ही में निपटा देते हैं, क्योंकि दोनों हैं तो एक दूसरे के उल्टे ही ना मेरे भाई। अरे ये भी तो हो सकता है 1:2 या फिर 2:1, बेटा बात तो एक ही पड़ी, क्योंकि यहाँ केटाइन 1 है और एनाइन 2 है, यहाँ बेटा केटाइन 2 है एनाइन 1 है, दैट्स अ सिंपल वे, ओनली द डिफरेंशिएट बिटवीन देम। इसीलिए ना अगर इस स्ट्रक्चर को फेमस नेम दिया गया बेटा फ्लूओराइट टाइप स्ट्रक्चर, तो बेटा इसको नाम दे देते हैं एंटी फ्लूओराइट, यानी बिल्कुल उसका उल्टा, ठीक है बेटा। अब तुम कहोगे सर यहां फ्लोराइड वर्ड यूज किया तो खाली फ्लोरीन बनाएगा क्या? नहीं, एक्चुअली जिसमें पहली बार ये ऑब्जर्वेशन किया था जिस क्रिस्टल में फ्लोराइड स्ट्रक्चर था, फ्लोराइड का कंपाउंड था, फ्लोरीन का कंपाउंड था, इसलिए नाम उसको ऐसा दिया गया, अदरवाइज केवल फ्लोरीन बनाएगा ये कंपलसरी नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर AB2 का पहले लेता हूं, ठीक है बेटा, AB2 का, तो AB2 का मैं सबसे पहले एग्जांपल उठाता हूं कैल्शियम फ्लोराइड, जिसमें सबसे पहली बार रिसर्च किया गया था एक्सरे के थ्रू। तो क्या मिला? देखो बेटा कैल्शियम प्लस प्लस दिख रहा है आपको, यानी कि जो यहां पर अगर 1:1 में B2 में, तो इसकी वैलेंसी बेटा +2 हो गई, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसलिए बाइवैलेंट लिया गया, ठीक है। तो कैल्शियम लिया बेटा, तो इसका जो लोकेशन देखा गया अकॉर्डिंग टू द एक्सरे स्टडी, तो ये क्या कह रहा है कि देखो भैया ऐसा है, मैं FCC लैटिस बना रहा हूं, आई एम फॉर्मिंग FCC लैटिस। FCC बोला दिमाग में तुरंत खट से काम कर गया, क्यूबिकल CCP है और FCC है तो कॉर्नर पे होगा और फेस पर होगा, डन। और बेटा अगर ये कॉर्नर पर और फेस पर है तो जेड इफेक्टिव मेरे को बताने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए 4, क्योंकि FCC का जेड इफेक्टिव टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होता है, यानी 4 कैल्शियम आयन जो होंगे वहां पर अवेलेबल होंगे इस क्रिस्टल को बनाने के लिए। जब फ्लोराइड आयन से पूछा गया तुम्हारा क्या, तो एक्सरे के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि ये कवर्ड ऑल TVs, ये सारे TVs पर अवेलेबल है। ओ TVs, एक क्यूब में एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड, 4 एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल तो 8। ओहो, तो इसका तो जेड इफेक्टिव तो बड़ा आसानी से निकल गया, 8। नाउ द क्वेश्चन इज बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर यहां पर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? तो सिंपल है ना सर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कौन सा एटम कितने लोगों के साथ कवर्ड है या उसका जो नियरेस्ट एटम कितने लोगों से टच कर रहा है। तो कैल्शियम कह रहा है हम 8 फ्लोरीन से टच करेंगे, क्योंकि भैया हम FCC लैटिस है लेकिन मेरे 8 चारों तरफ से 8 फ्लोराइड मुझे कवर कर रहा होगा,
ऐसा तो है नहीं क्योंकि मैं तो आयनिक बॉन्ड बना रहा हूं तो मैं न्यूट्रलिटी तभी ना मिलेगा जब मैं पूरा कैल्शियम ऑटो फ्लोराइड से कवर हो जाए, और फ्लोराइड बोल रहा है कि मेरे को न्यूट्रलिटी तब मिलेगा मैं 4 कैल्शियम से कवर हो जाऊंगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बोलो, तो कैल्शियम का 8 और फ्लोराइड का 4, तो 8 रेशियो कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो जैसा लिखा है Ca पहले है तो बेटा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, और फ्लोराइड बाद में तो फ्लोराइड के बाद में हो गया 8:4। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, एवरीथिंग इज क्लियर, अब समझ में आ ही गया होगा, बहुत आसान है। पुराने प्रीवियस एपिसोड जिन्होंने देखे उनको तो मजा ही आ रहा होगा। अच्छा और क्या निकालते थे सर, फॉर्मूला यूनिट सेल कितना होगा इसका, फॉर्मूला कितना होगा यूनिट सेल का, तो बताओ भाई फॉर्मूला कितना होगा इसका, इसका फॉर्मूला निकालोगे तो रेशियो में निकलेगा ना, जैसे कैसे, तो सर कैल्शियम की वैल्यू आपने 4 बताई और फ्लोराइड की वैल्यू 8 बताई, तो ऐसे में 4 2 8 आ गया, तो सर ये आंसर आ गया CaF2 ना। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला यूनिट सेल होगा सर वो हो तो गया ये कि 1:2, मतलब कि यहाँ जो कोऑर्डिनेशन पर बता रहा है 1:2 का बता रहा है, तो यानी यहाँ जो यूनिट सेल होगा इसमें 1 कैल्शियम प्लस 2 फ्लोराइड आयन इन पर यूनिट सेल होगा। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अच्छा यहां पर बेटा RCa++ और RF- के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो अब मैं बताना पड़ेगा तुम्हें। अरे सर ये बंदा FCC बना रहा है तो कॉर्नर और फेस पर तो होगा ही, हमें तो खाली केटायन और एनायन का डिस्टेंस निकाला, चाहे कॉर्नर वाले का हो चाहे किसका हो। तो मान लो बेटा कैल्शियम आयन कॉर्नर पर होगा और फ्लोराइड टेट्राहेड्रल बना रहा है, तो कॉर्नर से बेटा टेट्राहेड्रल के बीच की दूरी कितनी होती है, √3/4। ओके सर डन, क्योंकि कैल्शियम कॉर्नर पर होगा ना, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहां पर होगा, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल के बीच की दूरी कितनी होती है, √3/4, और टेट्राहेड्रल कौन बैठा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन नेगेटिव कैल्शियम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव बीच का डिस्टेंस तो निकालना था, तो √3/4 ये है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसके फॉलोअर बेटा कौन होंगे, तो जो इस शकल के होंगे इस शकल के मतलब सर, अरे यार SrF2 ले लो, है ना बेटा, SrF2 ले लो, और क्या ले लेते हो, BaCl2 ले लो, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स, AB2 शकल के होनी चाहिए। डन, मजा आया? ओके अच्छा, तो यार यहीं पर एंटी फ्लोराइड क्यों ना निपटाते, बार से बार क्यों रफ करें। सर ये फ्लोराइड है तो एंटी फ्लोराइड कैसा होगा सर, अरे इसका उल्टा होगा भाई, ये नोट कर लिया होगा बेटा आपने। अब देखो एंटी फ्लोराइड तो यहाँ क्या कर देंगे A2B, तो यहाँ पर भी जो पहला स्टडी ले रहे हैं हम, मान लो Na2O, यू कैन सी नाउ, ये देखो डन। तो बेटा एंटी फ्लोराइड होगा तो बताओ यहाँ पर कैसे सिचुएशन होगा, तो यहाँ पर बेटा केटायन कौन हो गया, सोडियम मोनोवेलेंट हो गया, और एनायन इस बार बाइवेलेंट हो गया। देखो सब कुछ उल्टा हो रहा है, पिछली बार एनायन मोनोवेलेंट था, केटायन डाइवेलेंट था, केटायन मोनोवेलेंट है, एनायन डाइवेलेंट है। तो बेटा ये पहले केटायन क्या बना रहा था, FCC लैटिस, अब वो क्या बनाएगा, ऑल टीवीज। और बेटा पहले एनायन टीवीज कवर करा तो अब एनायन क्या बनाएगा, FCC लैटिस, मतलब कंप्लीटली बेटा उल्टा कर दो, कंप्लीटली उल्टा कर दो, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ जेड फैक्टर बेटा कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो कोऑर्डिनेशन पर बेटा पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4:8। ठीक है बेटा, तो यहां पर केटायन कितना हो जाएगा 1 सोडियम केटायन, सॉरी 1 कहा 2, उल्टा हो गया ना, 2 सोडियम केटायन और बेटा ये 1 फ्लोराइड केटायन। ये फॉर्मूला वही रहने वाला है, चेंज तो कुछ होना नहीं, बस यहाँ पर केटायन Na+ हो जाएगा बेटा और यहाँ ऑक्साइड A- हो जाएगा। भैया ऐसा है, कॉर्नर पे पहले सोडियम, पहले कॉर्नर पे केटायन, पहले कॉर्नर पे कौन था एनायन, सॉरी केटायन, और एनायन कहाँ था टेट्राहेड्रल पे। अब क्या है, अब तुम्हारे टेट्राहेड्रल पे केटायन और एनायन बेटा कॉर्नर पर है, तो डिस्टेंस तो नहीं रहेगा ना √3/4, चाहे टेट्राहेड्रल को तुम कहीं भी टेट्राहेड्रल को चाहे कितना भी बदल दो, कॉर्नर और टेट्राहेड्रल इसका डिस्टेंस तो वही रहना है, तो बेटा डिस्टेंस वही रह गया। एग्जाम्पल सर, तो इसके भी फॉलो करने वाले लोग ऐसे हैं, Li2O है ना बेटा, Rb2O है ना, CS2O एक्सेट्रा, ऑल आर एग्जाम्पल जो इस शकल के होंगे। तो बेटा हमें लगता है कि अगर जिसको फ्लोराइड पता है ना तो उसे एंटी फ्लोराइड भी आराम से पता है, खाली करना क्या है, जो फ्लोराइड में पोजीशन से केटायन एनायंस उसको बदल दो, तो एवरीथिंग विल चेंज एंड द सेम स्ट्रक्चर विल बी देयर, एवरीथिंग इज कॉमन बट द पोजीशन ऑफ द आयंस विल बी चेंज। सो दिस इज कॉल्ड बेटा एंटी फ्लोराइड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस ऑल्सो। डन। देखो तो AB टाइप और AB2 टाइप और A2B टाइप डन कर दिया मैंने। तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप केवल और केवल बोर्ड प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। इवन द आईटी मेंस में भी इससे आगे पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन नीट में नहीं पूछता है। तो हर एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं।
अच्छा, केस 3 में ले रहा हूं मैं आयनिक क्रिस्टल थोड़ा सा आपको अलग तरीके का। बेटा ये जो केस 3 वाला है इसको कहते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर बेटा। अब ये स्पाइनल स्ट्रक्चर कौन होते हैं सर? तो जो स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो बनाने के लिए आपको एक केटाइन चाहिए, डाइवेलेंट केटाइन चाहिए होगा, एक ट्राइवेलेंट केटाइन चाहिए होगा बेटा, और एक ऑक्साइड तुमको चाहिए होगा। ये 3 लोग चाहिए होंगे। और ऐसा नहीं है, इन सम केसेस, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, इन सम केसेस टेट्रावेलेंट केटाइन, डाइवेलेंट केटाइन और ऑक्साइड ये भी बेटा बना लेते हैं स्पाइनल। रिमेंबर दैट, ये स्पाइनल बनाने के तरीके हैं। यानी पहले तो आप ये जान लो कि स्पाइनल बनाने के लिए आपको चाहिए क्या। तो स्पाइनल बनाने के लिए आपको बाइवेलेंट केटाइन, एक ट्राइवेलेंट केटाइन और एक ऑक्साइड आयन चाहिए होगा। ठीक है, अब वो डाइवेलेंट केटाइन, ट्राइवेलेंट केटाइन तुम्हें सब पता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सरे स्टडी पता चला है कि जो डाइवेलेंट केटाइन होता है स्पाइनल का, वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल कवर करता है। जो बेटा ट्राइवेलेंट केटाइन होता है स्पाइनल का 1/2 ऑफ ओवीज कवर करता है, जबकि ऑक्साइड आयन बेटा एफसीसी लैटिस बनाता है। ओके सर, एफसीसी मतलब सीसीपी, क्यूबिकल फॉर्मेट। यस, देख रहे हो ज्यादातर सिलेबस में हमारे क्यूबी हैं। तो सर क्यूब में टेट्राहेड्रल कितना होता है बेटा? 8। तो 8 से 8 कट गया तो कितना आ गया? 1। बेटा क्यूब में ऑक्टाहेड्रल कितना होता है? टेट्राहेड्रल का हाफ होता है, 4 सब बताया आपको। तो ये बेटा 2 आ गया। और बेटा एफसीसी का जेड फैक्टर कितना होता है बेटा? 4। दैट्स अ वेट सर। सो नाउ द व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द स्पाइनल फॉर्मेट बेटा? तो केटाइन तुम्हारा, डाइवेलेंट केटाइन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ट्राइवेलेंट केटाइन तुम्हारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और बेटा ऑक्साइड आयन कितना आ रहा है तुम्हारा? 4 आ रहा है। अब आप जरा एक काम करो, इनको ऑक्सीडेशन नंबर को मतलब चार्जेस को बैलेंस करो। 4 2 जा माइनस का 8, 2 3 जा 6 और 2 8, बिल्कुल 0 आ रहा है। मतलब दिस इज नाउ द न्यूट्रल क्रिस्टल विच इज नोन एज Ab2O4। ये है बेटा तुम्हारा स्पाइनल वर्जन। ये देखिए, तो इस तरह का ओरिएंटेशन में जो भी क्रिस्टल तुम्हें मिलेगा और इस तरह के आयन से मिला हुआ, उसी को स्पाइनल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो ना यार, ZnFe2O4, MgAl2O4, दीज आर द एग्जाम्पल्स। कैसे सर बना लिया आपने? हमने कहाँ बनाया, तुमको तो सब कुछ बता रखा है कि भैया ये बाइवेलेंट है जिंक, आयरन ट्राइवेलेंट है, ऑक्सीजन -2, Mg डाइवेलेंट, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट, ऑक्सीजन -2। जो फॉलो कर रहा हूं बेटा वही बता रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा आपको। डन, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, तो ये स्पाइनल वर्जन है जो कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे ही बेटा होता है एक हमारे पास इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल स्पाइनल का उल्टा कर दो, नहीं, कुछ यहां पर हल्का सा डिफ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल आता है, होता है स्पाइनल ही है। मतलब ये भी बाइवेलेंट केटाइन, ट्राइवेलेंट केटाइन और ऑक्साइड आयन से मिलकर बनेगा। दैट्स अ फैक्ट थिंग। लेकिन बाय द लोकेशन एक्सरे स्टडी में पता चला कि जो बाइवेलेंट केटाइन है वो सेम ही रहता है। टीवीज का 1/8वां हिस्सा कवर करता है, यानी एक टीवीज में रहता है। 1/8 ऑफ टीवीज मतलब एक टीवी केवल कवर करता है, जैसे कि स्पाइनल करता था। लेकिन जो इसका ट्राइवेलेंट केटाइन है बेटा, वो 1/8 टीवीज, यानी ये भी एक टेट्राहेड्रल कवर कर रहा है, ये तो कवर कर ही रहा है, अब एक ये भी कर रहा है, प्लस 1/4 ऑफ ओवीज, और ये पूरे ओवीज 4 ही होते हैं, तो 4 का एक हिस्सा ये भी कवर कर रहा है। मतलब जो ट्राइवेलेंट केटाइन है वो एक टेट्राहेड्रल भी कवर कर रहा है और एक ऑक्टाहेड्रल भी कवर कर रहा है। जबकि पिछले वाले केस में क्या हुआ था स्पाइनल में कि जो ट्राइवेलेंट केटाइन था 2 टेट्राहेड्रल कवर कर रहा था, इस बार ये एक टेट्रा और एक ऑक्टा में डिफ्रेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको इनवर्स स्पाइनल कहा जा रहा है। और ऑक्साइड बेटा वही एफसीसी बना देगा। तो ऐसे में बेटा ये टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो कैंसिल होते हैं, 1 आ गया। बेटा टेट्राहेड्रल 8 होता है और ऑक्टाहेड्रल बेटा 4 होता है, तो ये इससे कवर हो तो ये 1 और ये इससे कवर हो तो 1, बेटा कितना आ गया? 2 आ गया। और एफसीसी के बेटा 4 होते हैं। तो यू कैन सी नाउ, अगेन यू कैन सी कि बाइवेलेंट की वैल्यू बेटा 1 ही आ रही है, ट्राइवेलेंट की वैल्यू बेटा तुम्हारे पास 2 ही आ रही है और ऑक्साइड 4 ही आ रहा है। तो न्यूट्रलिटी के अकॉर्डिंग इसका भी फॉर्मूला फिर से वही आ गया। बट दिस इज अगेन द सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फॉर्मूला लाइक द स्पाइनल, बट इट इज इनवर्स स्पाइनल। हाउ कैन यू से? बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द ट्राइवेलेंट केटाइन। और ये न्यूमेरिकल में आपको इंडिकेट करके देगा, आप देख करके कभी नहीं पहचान सकते हो कि बेटा स्पाइनल है कि इनवर्स स्पाइनल है, जब तक आपको अंदर के लोकेशन में चेंजेस ना दे दे न्यूमेरिकल में। तो आपको समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस अगर आएंगे तो किस तरह के आएंगे। ठीक है बेटा, तो स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, ऐसे पर्वोस्काइड भी होता है हमारे पास। ऐसे ही बेटा हमारे पास पर्वोस्काइड के अलावा कोरंडम टाइप स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, पर्वोस्काइड हो गया, कोरंडम हो गया, ऐसे बहुत स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे
अगले सेशन में, क्योंकि जो पर्वोस्टेट और कोरेंडम है जब ये आएंगे तो वहां पर HCP नाम आ जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और मैंने बोला, प्रॉमिस किया कि मैं इसके अगले सेशन में करूंगा, तो इसीलिए जब HCP पढ़ा लूंगा ना तब वो वाले टाइप भी आपको बता दूंगा। हालांकि वो टाइप बहुत रेयर लेवल पे एग्जाम में आते हैं। IT मेंस, नीट, बोर्ड, KVPY ये सब यहीं पर खत्म हो गया, इसके आगे नहीं आता। अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा सब एडवांस के लिए पढ़ाऊंगा। इवन दैट अरेंजमेंट आता है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, तो वो अगले सेशन में आपका होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा टुडेज आधार लेक्चर 6 एंड एपिसोड नंबर 6, जिसमें आपने बहुत मजे लिए होंगे क्रिस्टल्स के टाइप्स को समझते समय। अब अगले सेशन में यानी लास्ट एपिसोड ऑफ अवर सॉलिड स्टेट, जिसमें आप सीखोगे कि भैया HCP क्या होता है, और HCP के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ पाएंगे कि भाई कोरेंडम स्ट्रक्चर या पर्वोस्टेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, या रियूटाइल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, HCP का जेड इफेक्टिव नंबर कैसे निकालते हैं, SCP में टेट्राहेड्रल व ऑक्टाहेड्रल कैसे निकलता है, SCP का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, इवन द डायमंड का भी हम आपको निकाल के दिखा देंगे। फिर डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि किसी क्रिस्टल में कितने डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और उसके बाद बेटा मैग्नेटिक और ये नॉर्मल कैरेक्टर्स। तो हम बिल्कुल चैप्टर के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, और उसके बाद हम अपने प्रयास सेक्शन शुरू करेंगे, जहां पर सॉलिड स्टेट के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल्स बिकॉज क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने वाले हैं। सो आई होप आपका लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो डेफिनेटली इसी तरह से लाइक करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, दूसरों को पढ़ाते रहिए, और ये स्प्रेडनेस करते रहिए, क्योंकि चैनल ये आपका है और यहाँ पर आपको हर चैप्टर बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। तो इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन आप दूसरों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं और हमारे क्लब के मेंबर लगातार बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।